Hey everyone, welcome to the Autism Without Borders YouTube channel. Here you will find valuable insight about autism, developmental delays, neurological disorders, their red flags, potential causes, and effective interventions. ऑटिज्म और दीगर न्यूरोलॉजिकल और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की अलामात, उनकी वजूहात, उनके असरात और मुमकिन हल के बारे में मुकम्मल आगाही. So, Assalamu alaikum everyone. My name is Kiran Tabassum and I'm the project coordinator of Autism Without Borders. सबसे पहले तो आप सबको welcome to this webinar and thank you so much for giving your time. Let me introduce our speakers. सबसे पहले हमारे पास है Dr. Sidra Kaleem and she is Associate Professor, Developmental Pediatrician. And then we have a very well-known Dr. Azra Rafiq. Then she is a consultant pediatrician, lactation consultant and the project director of Autism Without Borders. हमारे पास पैनलिस्ट में प्रोफेसर डॉक्टर आयशा महनाज है. आज मैंने इनका सेशन भी अटेंड किया. इट वाज रियली वर्थ इट एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा फॉर इनवाइटिंग अस. शी इज अ पेडिट्रिशियन, मेडिकल एजुकेशनिस्ट एंड कोपल चेयरपर्सन भी है ये. इसके अलावा वी हैव डॉक्टर फरजाना सईद. शी इज अ पेडिट्रिशियन यूएस. शी डिड दिस फ्रॉम यूएसए एंड ये ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर्स के बोर्ड मेंबर्स में से भी हैं. देन वी हैव डॉक्टर सलमा रहमान. She is a pediatric neurologist, developmental pediatrician from UK. Thank you so much for all the speakers and panelists to be here and all the participants for joining this webinar. Let's start this. जिसका हमारे पास आज topic है. Let's talk about autism. Meeting restart करो. Nutrition, supplements, vaccines, and medicines. So I hand it over to Dr. Rafiq first of all कि वो हमें थोड़ा autism without borders के बारे में बताएं और क्यों इस webinar को करने की हमें इतनी जरूरत पेश आई ताकि हम सबको ज्यादा सारा अवेयरनेस क्रिएट करवाएं. तो हैंड इट ओवर टू डॉक्टर एस्रा. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट किरण. आई एम ऑलरेडी सॉरी कि हमारा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन टेक्नोलॉजी है, बाज़ दफ़ा इंसान जो है जो कुछ चाहता है उस तरह से नहीं हो पाता. और अभी भी आई थिंक कि शायद इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप हो गई है और अनस से मैंने कहा है कि इसकी रिकॉर्डिंग ज़रा इसकी दोबारा स्टार्ट कर दें. और इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम जो है वो शुरू करूं, सबसे पहले तो मैं करती हूँ कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं. सबसे पहले तो डॉक्टर सिद्रा कलीम एंड शी इज़ एसोसिएट प्रोफेसर डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन. और जहाँ तक मुझे मालूम है कि पूरे सिंध में डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन सिर्फ डॉक्टर सिद्रा कलीम ही हैं. और शी इज़ ऑल्सो अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एंड एसोसिएट प्रोफेसर एट AKUHN. और मैं बहुत ही उनकी थैंकफुल हूँ कि वो जब भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया उन्होंने हमेशा मुझे ज्वाइन किया और उनकी वजह से हमें काफ़ी सपोर्ट रहती है. हमारी फर्स्ट वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ऑटिज़म के ऊपर, उसमें डॉक्टर सिद्रा ने मेडिसिन एंड ऑटिज़म के ऊपर बात की थी एंड आई लर्न अ लॉट. और इसके अलावा भी हमारा हॉलिस्टिक अप्रोच पीडियाट्रिशियन का क्या रोल है उसमें, उस पर भी हमारे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें डॉक्टर सिद्रा ने किया था. और मुख्तलिफ मौक़ों पे जो है डॉक्टर सिद्रा हमारे लिए बहुत कुछ हेल्प और हमसे बहुत गाइडेंस लेते हैं. और आजकल असल में इस वेबिनार का जो मेन जो पर्पस है, वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन ये कि इसमें जो वजह बनी वो ये कि कुछ पिछले दिनों जो है जो न्यूज़ इतनी हॉट हो गई, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 वीक बैक 22 सितंबर के कुछ मेडिसिन के बारे में आया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वो दी जाए तो उससे ऑटिज़म हो जाता है. और वैक्सीन्स के ख़िलाफ़ काफ़ी आया, और वैक्सीन के ख़िलाफ़ वैसे भी अक्सर आता ही रहता है. और फिर ये कि कुछ जो है सप्लीमेंट के बारे में कि दिस इज़ द ट्रीटमेंट है, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी था कि हम कुछ चीज़ें अपनी क्लियर कर लेते हैं. और सिर्फ उस सब्जेक्ट को लेने से पहले हम कुछ और चीज़ें भी देखेंगे. अच्छा, अब हमारे साथ इस वक्त जो है, क्योंकि आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि डॉक्टर आयशा महनाज हमेशा मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा हम कोलैबोरेशन में बहुत कुछ करते रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे हम करते रहे हैं और अभी भी जो है वो हमेशा हमारे साथ होती हैं ना. और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर फरजाना सईद हैं जो कि पीडियाट्रिशियन हैं USA से एंड शी इज़ ऑल्सो ऑन बोर्ड ऑफ ऑटिज़म विदाउट बॉर्डर. फिर डॉक्टर सलमा रहमान जो हैं वो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम UK एंड शी इज़ ऑल्सो द एग्जामिनर ऑफ MRCP रॉयल कॉलेज. तो ये हमारे साथ इतने सारे लोग हैं कि हमें
बहुत इंशाल्लाह ताला जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसका हम कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से जवाब दें। मेन मकसद भी यही है ना। तो थोड़ा सा मैं इससे पहले कि वो शुरू करें, हम जो है ये इस पे एक जनरल बात कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हमारे जनरल जो है कुछ कॉन्सेप्शन क्लियर नहीं होता तो हम उस तरह से बात कर नहीं पाते हैं ना। तो मेरा टॉपिक क्या है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं। तो अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग ऑटिज्म एंड अपडेट ये हम अक्सर करते रहते हैं, लेकिन हर साल ज़ाहिर है इसमें कुछ ना कुछ जो है वो इजाफा होता रहता है। और वी ऑल एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड चिल्ड्रन केयर गिवर, वी ऑल बिलीव ऑन हेल्दी चिल्ड्रन एंड हेल्दी नेशन, एंड व्हाट वी बिलीव वी नीड टू प्रैक्टिस, एंड टू प्रैक्टिस वी नीड नॉलेज। दैट्स वाई वी आर हेयर, कि हम सब एक दूसरे से सीखना चाहते हैं। तो हम दुआ से इसका आगाज़ करते हैं। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। अल्लाह ताला हम सबको नफ़ा देने वाला इल्म, पाक रिज़्क़ और कबूल होने वाला अमल दे हैं। और ये अमल जिसके लिए हम अभी बैठे हैं उस पे भी अल्लाह ताला हमको बेहतरीन चीज़ सुझाए और हमें बेहतरीन अमल करने वाले बने। तो इस ये सारी चीज़ें आप सबको पता है, लेकिन ये थोड़ा सा शेयर इसलिए हम कर रहे हैं कि थोड़ा सा रिमाइंडर हो जाता है कि क्योंकि हम इस वक्त जो है जिस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर के हैं, दैट इज एन एजुकेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज, और उसके अंडर हम ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं ऑटिज्म सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट। और इसका एक एक वर्ड बहुत अहम है। सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट पे थोड़ी सी मैं बात करूंगी। फिर व्हाट इज एएसडी, देन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ऑटिज्म, फिर स्टेट्स, उसके कॉजेज। मैं कोशिश करूंगी कि जितना शॉर्ट कर सकूं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी 10 मिनट तकरीबन वेस्ट हो गया है। फिर साइंस ऑफ ऑटिज्म, क्योंकि सिम्टम बच्चा तो कुछ बताता नहीं है तो हमें साइंस ही देखने हैं। और फिर कि कैसे स्क्रीनिंग करते हैं, कैसे डायग्नोसिस, और फिर मैनेजमेंट। मेन है मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले दिनों जो ट्रीटमेंट की बात हो रही थी, डिजीज कैन बी ट्रीटेड एंड डिसऑर्डर्स आर मैनेज्ड, है ना। तो ये हमको फ़र्क ज़रूर पता होना चाहिए। अगर हमको पता है कि टीबी है, टाइफाइड है, मलेरिया है, हमने कोई टेस्ट किया उसमें मलेरिया पैरासाइट आए, हम मलेरिया का ट्रीटमेंट देंगे, टाइफाइड का ट्रीटमेंट देंगे। इसी तरह टीबी का डॉट्स प्रोग्राम जगह जगह चल रहे हैं कि हम पकड़ के उसको ज़रूर ही खिलाते हैं। लेकिन ऑटिज्म का ये नहीं है कि हमको कोई एक चीज़ मिल जाए और हो सकता है कि नियर फ्यूचर में हो भी जाए। बहुत सी चीज़ें बाज़ दफ़ा इसी तरह से स्टार्ट होती हैं कि हमें नहीं पता होता कि क्या कॉज़ है, उसके बाद हमें कॉज़ भी पता चल जाता है और ट्रीटमेंट भी। और इसी से रिलेटेड ज़ाहिर है कि व्हाट डू वी मीन बाय चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ। क्योंकि जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो दिस इज़ अ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग प्लस स्पिरिचुअल है। तो चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ वैसे ही काफ़ी निगलेक्टेड फील्ड है पाकिस्तान में, और अब तो फिर भी कुछ ना कुछ इसमें अवेयरनेस हुई है। और क्यों हमने वेबिनार का इस सिलसिला शुरू किया है, क्योंकि जाहिर है कि अगर पूरे प्रोविंस में एक डेवलपमेंटल पीडियाटिशियन है और कुछ जो है वो पीडियाटिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, फिर उनका अपॉइंटमेंट, तो हमें खुद भी तो कुछ पता होना चाहिए। और चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन भी थोड़ी सी अलग हो जाती है। जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं फला मेंटल हो गया, यानी कि बस वो तो पागल ही हो गया है। फिर न्यूरो डेवलपमेंट के हम बार बार जिक्र सुनते हैं। फिर वाई वी नीड टू नो अबाउट द चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ, ताकि हम अपने बच्चों की ख्याल कर सकें और हम सही डायरेक्शन में जो है मूव कर सकें, है ना। और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या हैं। तो हमारे ये जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या है कि अर्ली डायग्नोसिस ऑफ एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब स्पेक्ट्रम भी जाहिर है कि स्पेक्ट्रम ये नहीं कि कोई, लोग कई कई दफ़ा ये जुमले बोलते हैं कि खुदा ना खास्ता हमारा बच्चा ऑटिज्म तो नहीं है। अगर वो बाज़ दफ़ा माइल्ड होता है तो कोई मसला ही नहीं है, तो वेल मैनेज्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और जब से ये प्रोग्राम हमने किए हैं तो बहुत से लोगों ने खुद से भी जो है वो अपनी स्क्रीनिंग भी कर ली। एक ऑस्ट्रेलिया से बच्चा टीनेजर आया और कहने लगा कि मैं तो ऑटिज्म, उसने खुद स्क्रीनिंग की थी। तो मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, अगर माइल्ड है, वेल एडजस्टेड है तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, फिर इंटरवेंशन जो पहले हमने लिखा था, अब हम इसको बार बार करेक्ट करते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन एंड करेक्ट इंटरवेंशन। क्योंकि बाज़ दफ़ा अर्ली इंटरवेंशन हुआ होता है लेकिन रॉन्ग उसमें होता है ना। तो वो भी थोड़ा सा हमें देख लेना चाहिए। और इम्प्लीमेंटेशन प्लान में जो है क्या है कि जब तक अवेयरनेस नहीं होती, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, चिल्ड्रन केयर गिवर, पूरी सोसाइटी इसमें डिवाइड हुई है।
और बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ लेडी डॉक्टर, बीइंग अ पीडियाट्रिशियन, हम दोनों में फिट हो जाते हैं कि चिल्ड्रन केयर गिवर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। और मेन बर्डन जो है वो मदर्स पे चला जाता है। हालांकि मेरे पास जो लोग आ रहे हैं उसमें बहुत से फादर्स इतने रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी केपी के से मेरे पास शहीद के फादर आ रहे हैं, वो इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं और इतना कि उन्होंने केपी के में काम करना शुरू कर दिया कि जिस तरह से देखा था आपने उस तरह से तो वहाँ कोई देखता ही नहीं है। तो ये चीज़ हमें जितना हम स्प्रेड करेंगे तो होती चली जाएगी। तो हमें ये अवेयरनेस देनी है कि है क्या, क्योंकि इतने ग्रुप्स ऑटिज्म के बने हुए हैं और अक्सर उन लोगों ने बेसिक कहीं पे दिखाया भी नहीं होता, यानी कि जो बेसिक हिस्ट्री होती है सर्वेलेंस की वो भी नहीं उनकी होती। तो उसके लिए फिर हम टॉडलर्स में वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और फिर रेफर कर रहे हैं। ये बिल्कुल शॉर्टली मैंने आपको बताया है। तो वाई सर्विलेंस एंड स्क्रीनिंग इम्पॉर्टेंट? बिकॉज वी वांट टू मूव फ्रॉम सिक केयर टू हेल्थ केयर। जब हम बीमार होते हैं तो हम रातों रात कहीं भाग के पहुंच जाते हैं और उसमें हम हजारों लाखों खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब हम हेल्दी होते हैं तो हम कहीं जाते ही नहीं हैं। तो हमें जो है ये सर्विलेंस जो है ये इसके लिए जाना है ना, क्योंकि एएसडी और फिर ये ओवरलैपिंग एडीएचडी, बल्कि डॉक्टर सिद्रा कलीम कहती हैं कि एडीएचडी इज मोर देन ऑटिज्म। और फिर सेरेब्रल पैल्सी, डॉक्टर रमन कुमार कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉमन तो सेरेब्रल पैल्सी है। तो ये तीनों ही खैर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाले हैं। तो अगर अर्ली एज में हम इसको मिस करेंगे तो फिर ये अर्ली इंटरवेंशन और राइट इंटरवेंशन नहीं हो पाती। और डॉक्टर फरजाना सईद यहाँ पे मौजूद है, वो भी इस चीज़ की गवाही देंगी कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी यही रिकमेंड करती है। और जब उन्होंने बताया था कि वो क्या करती हैं तो मुझे भी ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ हुई कि हम भी इसी तरीके से कर रहे हैं कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स रिकमेंड बोथ डेवलपमेंटल सर्वेलेंस एंड डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वेलेंस एंड स्क्रीनिंग इन रेगुलर बेबी विजिट्स। हम सबको करना है, लोगों को इस चीज़ पर मोटिवेट करना है कि बच्चे को कुछ हो या ना हो तुम जाके दिखाओ। जहाँ रेगुलर बेबी विजिट में जाते हैं वहाँ भी जो है अच्छे तरीके से काउंसलिंग नहीं होती है ना, क्योंकि ये इतना आसान है। और जब हम एक दफ़ा चीज़ डायग्नोज हो जाती है तो उसकी कितनी कॉस्ट है ये हम सबको पता है ना। और ये अर्ली इंटरवेंशन 1000 डेज विंडो पीरियड बार बार हम सुनते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अगर वो टाइम गुजर जाए, क्योंकि एक पेरेंट ने ये भी कहा कि किसी ने उनको जैसे ही वो मिले कहा कि अब तो बहुत देर हो गई। नहीं, कभी भी इट इज़ नेवर टू लेट। तो जब भी हमको बच्चे में कुछ अनयूजुअल चीज़ें नज़र आए तो हमको फ़ौरन जो है वो किसी भी रिलायबल पर्सन के पास जाके, पेरेंट्स के पास जाके, डॉक्टर्स के पास जाके, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, जहाँ जहाँ हमारी रीच है हम जाएं और हम डिस्कस करें। अब चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ, हम कहते हैं कि बच्चों की क्या मेंटल हेल्थ होगी। बच्चों की मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन ही अलग है। और अभी 10 अक्टूबर को जो है वो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी मनाया जा रहा है। और ये दिन मनाने का मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ एक दिन, हम पूरे साल इस चीज़ को हम रिवाइज करते हैं। तो ये क्या है डेफिनेशन के रीचिंग डेवलपमेंटल इमोशनल सोशल माइलस्टोन्स, है ना। और ये भी हम पूरा पढ़ाते हैं कि इमोशनल माइलस्टोन्स हैं क्या, है ना। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी ये करते हैं। तो मेंटली हेल्दी चिल्ड्रन क्या है कि पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ लाइफ, दे नो हाउ टू कोप, है ना। और जाहिर है कि इमोशनल माइलस्टोन्स, सोशल माइलस्टोन्स, एक साल के बच्चे का क्या होगा, 6 महीने के बच्चे का क्या होगा, वो सब भी हमको जब हमें पता होता है तो ये नहीं कि हम आफ्टर 1.5 ईयर या 2 ईयर ही सोचें ऑटिज्म का, हम बहुत पहले से जो है वो कॉन्शियस हो जाते हैं। और ये जिस तरह से तेजी से राइज हो रहा है फ्रॉम 2004 टू 2020, और इससे बाद मजीद और स्टेट्स थोड़े से आप देख लें कि WHO की वही पुरानी फिगर अभी तक चल रही है कि 1 in 100 चिल्ड्रन हूँ। तो 1.8% ऑफ चिल्ड्रन द US हैव अ डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म हूँ। तो ये थोड़ा सा मैं तेजी से इसलिए कर रही हूँ कि हमको थोड़ा सा पता रहे। फिर CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, ये लेटेस्ट फिगर है 27 मई 2025 की, 1 in 31। और अकॉर्डिंग टू CDC के वी आर गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ द ऑटिज्म कम्युनिटी। तो आखिर ये क्या वजह है ना। तो ये स्टेट्स पाकिस्तान में तो कोई बदलते नहीं, जो जब से हमने काम शुरू किया यही स्टेट्स चल रहे हैं। और उसके कॉजेज़ पे भी जाहिर है कि बात तो हो रही है, बहुत सी चीज़ें अब लोगों में अवेयरनेस है, तो इसलिए वो नंबर ऑफ ऑटिज्म चिल्ड्रन भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस भी और अच्छे तरीके से स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस भी, इस वजह से भी और कुछ और भी वजूहत हैं ना। तो हम इस पे बिल्कुल शॉर्टली बात कर रहे हैं कि व्हाट इज ऑटिज्म। कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। और ये वही स्पेक्ट्रम है जैसे आपको बताया, यूज टू डिस्क्राइब द सिम्टम्स इन्वॉल्विंग द वाइड रेंज ऑफ स्किल्स, है ना, वाइड रेंज ऑफ स्किल्स।
हर एक की जो है एक जैसी नहीं होती, हर बच्चा अलग होता है, इसीलिए उनमें आउटकम भी डिफरेंट होते हैं। और 3 मेन एरियाज ऑफ द डेवलपमेंट क्या होता है कि डिफेक्ट्स इन नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि स्पीच भी आ जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें कि आई कांटेक्ट नहीं होता, सोशल इंटरेक्शन नहीं करते। फिर मल्टीपल रिपीटेटिव बिहेवियर्स। फिर उसके बाद आप देखिए व्हाट कॉजेज ऑटिज्म। मेन इस पे बात करनी है, क्योंकि जो है हमें ये पता होना चाहिए, और अभी तक ये मालूम नहीं है कि व्हाट कॉजेज ऑटिज्म। कई दफ़ा जो है जो मदर्स बेचारी रो रही होती हैं कि लोग उनको कहते हैं कि कितनी तुम्हारी कोई तरबियत ही नहीं कि बच्चा ऐसा कर रहा है, बेचारी रो रही होती हैं बाकायदा। हम इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय द बैड पेरेंटिंग, एंड चिल्ड्रन विद ऑटिज्म आर नॉट किड्स हु मिसबिहेव। उनके ब्रेन ही अलग होते हैं। डॉक्टर अनीरा के साथ जो कि वापडा की हेड है वहाँ पे पंजाब में, लाहौर में, उनसे हमने हाउ टू कनेक्ट विद ऑटिस्टिक ब्रेन पे हम कर चुके हैं। तो उनका ब्रेन ही डिफरेंट है, वो डिफरेंट तरीके से चीज़ों को फील करते हैं, है ना। हो सकता है वो हमको स्पेशल समझते हो। तो ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। और क्या क्या चीज़ें देखिए इसमें कि जो ट्रिगर्स बन सकते हैं, केमिकल्स इन द इन्वायरमेंट, इन्फेक्शन बिफोर बर्थ। फिर जेनेटिक, जैसे कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज फ्रेजाइल एक्स एंड ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। फिर कुछ ड्रग्स हैं जैसे वेल्पोरिक एसिड है, थैलिडोमाइड। अभी मैं थैलीसीमिया में भी हूँ, तो वहाँ भी थैलिडोमाइड स्टडी चल रही है, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स थैलीसीमिया में आ रहे हैं। अब जो हम फिर ये एडवांस पेरेंटल एज, फिर डायबिटीज मदर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब जेनेटिक है तो फिर लोग कहते हैं कि हम इसकी प्रिवेंशन क्यों नहीं कर सकते हैं। और कई दफ़ा लोग ये भी कहते हैं कि हमारे तो ख़ानदान में किसी को ऑटिज़म नहीं था, तो हमें क्यों हो गया, हमारे बच्चे को क्यों हो गया है। तो उसका क्या आंसर है, अभी एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो ज़रूर जवाब देंगे, लेकिन जेनेटिक्स और एपीजेनेटिक्स और बहुत ही लंबी ये डिस्कशन है ना। तो इसको हम इंशाल्लाह ताला ज़्यादा टाइम हम उसी डिस्कशन पे ही देंगे। और ये जो वैक्सीन जो बदनाम हो रहा है, इसमें इतनी ज़्यादा स्टडीज हो चुकी हैं कि नो लिंक हैज़ बीन फाउंड बिटवीन वैक्सीन्स एंड ऑटिज्म। और ये वंस अपॉन अ टाइम 1998 में एमएमआर बेचारे को कहा गया था। हालांकि रुबेला वो बीमारी है कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो तो उससे बर्थ डिफेक्ट्स, और उसकी वैक्सीन बनने से, देखिए ऑपोजिट चीज़ है। और लोगों ने इसको किस तरह से प्रमोट किया हुआ है कि रुबेला को जब से वैक्सीन के ज़रिए जो है कंट्रोल किया गया है, तो अब रुबेला इतना नहीं होता। लेकिन अभी भी हो सकता है अगर वैक्सीनेटेड ना हो, और बाज़ दफ़ा अनडायग्नोस्ड होता है, अगर रैशेस हैं, फीवर है मदर को, और उसने अगर टाइलेनॉल खा ली, पेनाडॉल खा ली, तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो चीज़ खाई गई। उस मेडिसिन के बजाय जो है वो रीज़न जो उस मदर को हुआ था, वायरल इन्फेक्शन है। और क्योंकि ये भी बात हो रही कि क्या एस्टामिनोफेन टाइलेनॉल से होता है या पेनाडॉल से होता है, तो कोई भी मेडिसिन जो है वो अननेसेसरी लेना, चाहे एंटीबायोटिक्स हो, चाहे एंटीपायरेटिक हो, पेन किलर हो, कोई भी अननेसेसरी नहीं लेना है, उसके नुकसानात होते हैं। क्योंकि पेनाडॉल भी, कम से कम मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनको मैं अक्सर ये जुमले बोलती हूँ, उनकी मदर्स को, कि देखिए वो बगैर वो चेक किए जो है ना पेनाडॉल दे रहे होते हैं। मैं कहती हूँ आप लोगों ने तो इसको कैंडी समझ रखा है। और ज़ाहिर सारी जो इसकी मेटाबॉलिज्म जो है वो लिवर के ही थ्रू होती है। तो ये सारी चीज़ें हम सबको जहन में रखनी चाहिए कि अननेसेसरी मेडिसिन के अपने नुकसानात हैं, और जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ ना देने के नुकसानात हैं, है ना। और वैक्सीन के ज़रिए स्मॉल पॉक्स और कितनी चीज़ों को कंट्रोल किया गया है, एक लंबी लिस्ट है जो कि ये हमारा मौजू नहीं है। और ख़ुद मैं जब हाउस जॉब कर रही थी, मुझे अभी तक याद है कि टीबीएम, ट्यूबरकुलोस, मेनिंजाइटिस के केसेस होते थे, और अब हम वो नहीं देखते हैं, है ना। तो बहुत सारी हमने, हमारे सामने बहुत सारी चेंजेस आई हैं। और जिसको भी इसमें रिसर्च करना है वही देख सकता है कि नो एविडेंस ऑन वैक्सीन्स ऑन ऑटिज्म, जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी में, और पब्लिक हेल्थ कॉस्ट पॉडकास्ट है, वो आप खुद भी देख ये सकते इसकी हैं गर्दन में लगा कि दो। नो कनेक्शन बिटवीन वैक्सीन्स एंड ऑटिज्म। अब इसमें देखें एनवायरमेंटल में, मदर हैविंग वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मदर स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बर्थ एनॉक्सिया और हाइपोक्सिया, लो बर्थ वेट, प्री मेच्योरिटी, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड जो बर्थ होती है उससे जो है वो एक ट्रिगर बन सकता है। एयर पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड्स की लंबी लिस्ट है। मेटल्स भी इसमें है, क्योंकि मेटल्स के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एनवायरनमेंट यानी कि मेटल एंड न्यूट्रिशन एज, अब अगर ऑलरेडी मदर ही इतनी ज़्यादा मेल नरिश्ड होगी, उसमें क्या क्या चीज़ों की कमी होगी, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो तो उसकी बाकायदा स्टडीज़ मौजूद हैं कि उसकी वजह से मेल चाइल्ड जो है उसको ऑटिज्म हो सकता है ना। फिर जेनेटिक जीन ऑल्ट्रेशन होती है बाकायदा,
है ना, म्यूटेशन होती है, फिर एपिजेनेटिक्स के एक चीज़ हमारी नस्लों में है, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जीन का हिस्सा बन जाती है। तो ये इस तरह से ऑटिज्म फिर जो है वो प्रेजेंट करता है। तो इसका हल क्या है? सिंपल के हम वेल बेबी क्लिनिक करें, ग्रोथ मॉनिटरिंग करें, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग, ये सिंपल डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग है जो हमने अपनी हेल्थ वर्कर को भी सिखाई हुई है। लेकिन जो ज़्यादा अच्छा क्या है कि हम सीडीसी के माइलस्टोन ट्रैकर पे और सर्विलेंस जो है वो सर्विलेंस, क्लोज्ड ऑब्जर्वेशन, डिटेल हिस्ट्री, बर्थ हिस्ट्री, न्यूट्रिशन माइलस्टोन्स, हाइजीन, स्क्रीन टाइम, फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली के क्या है। बाद में बच्चे थेरेपीज में जाते हैं, काफ़ी सही होते हैं, घर आते हैं तो घर में एक मदर ने बताया था कि इसका बाप इसको इतना मारता है, तो घर आती है उसकी सारी चीज़ें वापस आ जाती हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें जो हम पहली दफ़ा जो लेते हैं हिस्ट्री, उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो हमारा पैटर्न है। और फिर जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो हम भी ऑब्जर्व करें, अपनी आंखें खुली रखें और एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द एज, अप्रोप्रिएट माइलस्टोन्स और लैब टेस्ट जिसकी ज़रूरत है। अब अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या ऑटिज्म का भी कोई टेस्ट होता है? अगर हम कोई भी टेस्ट लिखते हैं तो लोग पूछते हैं कि क्या ऑटिज्म टेस्ट के ज़रिए जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है? भाई ऑटिज्म नहीं होता, लेकिन और सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, वो भी तो एक्सक्लूड करें कि अगर वो ऑटिज्म है भी तो भी थेरेपीज वर्क नहीं करेंगी। अगर उसको आयरन डेफिशिएंसी है, डिफरेंट डेफिशिएंसीज होंगी। तो ये सीडीसी का माइलस्टोन ट्रैकर आप लोग अपने जितने भी मदर्स हैं यहाँ पे, वो आप डाउनलोड कर सकती हैं, अपने बच्चे की एज डालें, ये पूरे उसके हल भी बता देगा। और शाजिया मकबूल ने शैमैक डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टूल भी बनाया जो कि पाकिस्तानी बच्चों के हिसाब से है ना। तो ये स्क्रीनिंग की बात है तो साइंस ऑफ ऑटिज्म हम सबको अब रट चुके हैं, है ना। लेकिन ये जो है ये चीज़ें ये जहन में रखना है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दीज साइंस कैन अकर इन चिल्ड्रन विदाउट एएसडी। और अगर हम इसको अलग अलग देखें हैं कि अवॉइडिंग आई कांटेक्ट सिर्फ ऑटिज्म में नहीं होता और बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर फीवर है किसी को, कोई कह रहा है मुझे बुखार है और मैंने जो है उस वो सिम्टम थी जो उसने कहा और मैंने चेक किया तो उसको टेम्परेचर निकला है। तो पेनाडोल जो है वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, तो हम सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे नहीं जाएंगे, हम बैक पे जाएंगे कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं डिलेज अगर हैं लर्निंग में, लर्निंग टॉक स्पीच में, तो क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, उसकी एक लंबे लिस्ट है। सिर्फ ऑटिज्म नहीं है ना। तो गेटिंग अपसेट विद माइनर चेंजेस जो होते हैं, सेंसी इशू, उसकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हम सबको जहन में रखना चाहिए कि हम ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज। और ये स्क्रीनिंग जैसे आपको बताया कि इसमें सर्विलेंस में जो क्या है कि बर्थ हिस्ट्री, एंटीनेटल, नेटल, पोस्ट नेटल, एबगार स्कोर, जहाँ पे चेक भी होता है, पेरेंट्स को नहीं बताया जाता, हम जब पूछते हैं उनको ये लफ्ज़ ही नहीं पता होता है ना। फिर हिस्ट्री ऑफ साइनोसिस, प्रोलॉन्ग जॉन्डिस, पोस्ट करनिक्टेरिस एनकेफेलोपैथी हमको पता है उससे होती है। और उससे फिर अक्सर जो मेरे पास बच्चे आते हैं वो सेरेब्रल पैल्सी के, टिपिकल सेरेब्रल पैल्सी होती है और उसको ऑटिज्म बना के वो पहुंचे होते हैं ना। फिर न्यूट्रिशन देखना है हमको, वैक्सीनेशन पूरी है हुई कि नहीं, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम तो नहीं है, हिस्ट्री ऑफ मेनिंजाइटिस है कि नहीं, बैरा हियरिंग टेस्ट अक्सर किए बगैर ही लेबल कर दिया जाता है ना। उनकी स्पीच थेरेपी भी शुरू हो जाती है। इसको मेनिंजाइटिस के बाद जो होता है उसको एचआई, हाइपोक्सिक इस्केमिक एनकेफेलोपैथी। तो अकॉर्डिंग टू नीड जो है कुछ टेस्ट तो हम हर एक बच्चे के कराते हैं, जिससे हमको ईजी हो जाता है कि हम फाइंड आउट कर लें कि कौन कौन सी डेफिशिएंसीज हैं, उसको करेक्ट करते हैं। तो ये डेवलपमेंटल सर्वेलेंस और स्क्रीनिंग जो है वो 9 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 और 30 मंथ्स पे सबको कराना चाहिए। सब जितनी भी पेरेंट्स बैठे हैं उनको अपने बच्चों को ले जाना चाहिए और कभी एडिशनल स्क्रीनिंग की भी ज़रूरत होती है। तो जब हम ये करते हैं तो उसके बाद हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, देखिए इसका कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है ना कि हम एक टेस्ट करके हम ऑटिज्म इसको लेबल कर दें। लेकिन हम फिर इसको किस तरह क्लासिफाई करेंगे कि जीडीडी है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिलेज है, यानी कि सारे के सारे माइलस्टोन डिलेड हैं, या सिर्फ सोशल कम्युनिकेशन। जैसे आज ही एक बच्चा आया जिसको और कुछ भी मसला नहीं था, सिर्फ उसको सोशल कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था। फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जो एक ज़माने में मेंटल रिटार्डेशन कहते थे, है ना, हम कहते हैं भाई कितना कॉग्निशन अपनी एज के हिसाब से समझ बूझ है कि नहीं। और फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। तो ये सारी चीज़ें हम बार बार रिपीट करते हैं कि बैरा हियरिंग टेस्ट कर लें, विजन टेस्ट कर लें, और सारी जो है डिटेल हिस्ट्री लेके हम उसको फिर जब ज़रूरत है तो ईजी और एमआरआई। और अब कहते हैं कि ज़ाहिर है कि एमआरआई वगैरह में भी बहुत सी चीज़ें डायग्नोस हो जाती हैं, लेकिन हर बच्चे का ज़रूरी नहीं है, और स्कैन पे भी है ना। तो ये हम हमारे पास एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो ज़रूर बताएंगे कि कब करना है और कब नहीं करना। तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन ये थैलेसीमिया की तरह नहीं है
क्योंकि थैलेसीमिया के लिए हम थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान पे मुस्तकिल काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम ये नहीं बता सकते कि किसकी किससे शादी हो या ना हो। हाँ, तो थैलेसीमिया में हम बता सकते हैं कि 2 माइनर जो है वो भी शादी ना करें तो मेजर नहीं होगा। फिर ये सारे कॉजेज आप देख सकते हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी से किस तरह से म्यूटेशन चेंज होती है और उससे कितना इफेक्ट होता है। फिर अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक, जो कि कोविड बेबीज हमारे पास आ रहे हैं, उनका ऑटिज्म लाइक बिहेवियर बहुत है, और थोड़ा थोड़ा सा उनको जब हम प्लान देते हैं तो काफ़ी उनके ऑटिज्म लाइक बिहेवियर ठीक हो जाते हैं। 0 to 2 years नो स्क्रीन, और 2 to 7 years एन आवर फॉर लर्निंग अंडर सुपरविजन, या कोई फैमिली टाइम हो। तो ये प्रॉब्लम एसोसिएटेड हमने बात कर ली, और उसमें कितने एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं। तो इस एक्सपेंस को हमको बचाने के लिए क्या है कि हम रेगुलर बेबी विजिट्स करवाएं और इफेक्टिव इंटरवेंशन और थेरेपीज। तो अब ये जो है कंक्लूजन क्या है कि मैनेजमेंट या इंटरवेंशन, राइट इंटरवेंशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ये एविडेंस बेस्ड चीज़ें हैं, है ना। रेमेडियल और रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन थेरेपी, ये भी अभी काफ़ी लोग इसको कर रहे हैं, और हमारे पास होलिस्टिक वर्कर्स भी हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। फिर एकेडमिक्स की तो बाद में सोचना है हमको, पहले हम बच्चे को इस काबिल बनाएं कि अपनी ज़िंदगी खुद गुजार सके। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, हाइजीन, जहाँ पे पानी लोग अनबॉइल्ड पीते हैं, है ना, तो गट इश्यूज इतने होते हैं, तो फिर वो किस तरह से, ज़ाहिर है उसको कोई भी चीज़, हर चीज़ ही वो हो जाती है। फिर कब हम मेडिसिन दें और कब सप्लीमेंट्स दें, और सप्लीमेंट्स कितना दें और उसकी क्या इंडिकेशन होनी चाहिए। और हेल्दी लाइफस्टाइल, जो कि अब लोग भूल ही गए हैं, कि एक्सरसाइज करना और हेल्दी डाइट खाना। जंक फूड, हर बच्चा जो ज़कात पे भी आता है मेरे पास, वो जंक फूड इतना इतना खाता है। तो ये बिल्कुल शॉर्ट सा मैंने आपको बताया, ये हमारी कुछ सोशल मीडिया की हैं, और ये मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगी कि ऑटिज्म के बारे में बेसिक चीज़ें आप इसमें से जान सकेंगे। तो बहुत बहुत आप लोगों का जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन। अब मैं डॉक्टर सिद्रा कलीम से जो है वो रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें बताएंगी जो आजकल जितने भी जो इश्यूज़ हैं उसके जवाब भी देंगी, और वो खुद हमें बताएंगी। मेडिसिन के बारे में इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, और आइंदा भी हम इनसे सीखते रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर अजरा। मैं आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी जी डॉक्टर सिद्रा, विल यू शेयर योर स्लाइड्स बाय योरसेल्फ? हाँ, मैं फिर खुद ही कर ली मैंने। ठीक है, ठीक। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। तो आपने बहुत अच्छा फोरग्राउंड सेट कर दिया है, तो मैं आई विल जस्ट गो टू माय स्लाइड। तो हमें रिसर्च का बारे में कंसिडर करना चाहिए जब हम इन सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस को देखते हैं, क्योंकि बहुत लूजली टर्म कॉज भी आ गई और बहुत लूजली टर्म जो है क्योर भी आ गया। सो जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट होता है ये दोनों अल्फाज का इस्तेमाल करना। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो हर किस्म की रिसर्च जो कि ब्लॉग्स में अवेलेबल है या जो कि लो क्वालिटी स्टडीज में अवेलेबल है, उसके लिए जानने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हाई क्वालिटी क्या होता है। सो अगर आप ये पिरामिड, आई होप कि वो दिख रहा है, डॉक्टर अजरा दिख रहा है? यस। ओके। सो हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं? सो मल्टीपल स्टडीज होती हैं, फिर मल्टीपल स्टडीज की बेसिस पे जो है सिस्टमैटिक रिव्यू बनते हैं, यानी कि उनका अपना कोई पार्टिसिपेंट नहीं होता, बट उन वो सारी स्टडीज को जमा करके एक रिव्यू करते हैं जिसमें उसकी क्वालिटी ऑफ स्टडी को देखते हैं और समझते हैं कि ये इस काबिल है कि इसके जो रिजल्ट आया है वो कंक्लूसिव है या इस पे दोबारा काम करने की जरूरत है। एंड देन जब ये सिस्टमैटिक रिव्यू हो जाते हैं तो उसके बाद आता है क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन। ये वो हाई क्वालिटी के आप कह सकते हैं गाइडलाइंस हैं जो कि इन सारी स्टडीज को मिला के बनाई जाती हैं। एंड देन फाइनली क्लिनिकल प्रोटोकॉल बनता है जो दुनिया के मुख्तलिफ अस्पताल इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ हमारे बहुत सारे सीनियर कॉलीग्स हैं और उनको पता होगा कि भाई हर अस्पताल का जो है मैल न्यूट्रिशन का अपना प्रोटोकॉल है, स्ट्रोक का अपना प्रोटोकॉल है। इसी तरह किसी भी डिसीज या डिसऑर्डर का जो है अपना प्रोटोकॉल होता है। सो अगर हम इसकी बात करें तो सिस्टमैटिक रिव्यूज को अगर मैं कहूँ तो वो केस रिपोर्ट से बनता है, यानी कि अगर मैंने कराची से पब्लिश किया है, लेकिन ये रेयर चीजों के लिए होता है। केस रिपोर्ट उनके लिए जैसे
1 in 200 आई थिंक आज सबने वो रेबीज जो पाकिस्तान में किसी साहब को रेबीज हुआ एंड ही गॉट बेटर एंड दैट इज लाइक द 21st केस इन द वर्ल्ड। इसके केसेस होते हैं, केस रिपोर्ट्स लिखे जाते हैं, बट वो एक ऐसी कॉमन चीज जैसे ऑटिज्म है, उसके खाली केस रिपोर्ट से फायदा होता नहीं है। आपको पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज करनी होती है। पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज का जब डेटा कंपाइल होता है उसमें फिर आप उस पे इंटरवेंशंस करते हैं। लेट्स से अभी आप कैल्शियम ग्लूकोवर्डन की बात करेंगे या किसी और चीज की बात करेंगे, एंड देन अल्टीमेटली यू डिसाइड कि ये जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है ये कितना फायदेमंद है, नुकसानदेह है, या कुछ भी नहीं करता, बेकार है, इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, और क्या एक कॉस्ट वो कॉस्ट इफेक्टिव है भी कि नहीं है। यानी कि जब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे जो फायदा हो रहा है ऐसा तो नहीं उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर अजरा ने बात की थी थैलेसीमिया की। तो ऑटिज्म मोनोजेनिक नहीं, यानी कि एक जीन से कॉज नहीं होता, बहुत सारे जीन्स है जो डिस्कवर हुए, अराउंड 1000, और वो सारे वेस्टर्न जीन्स हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्टडीज होंगी तो फिर जो है उसमें से जीन्स आइडेंटिफाई होंगे ना कि भाई कौन से जीन्स कॉज करें, उसके बाद आप ट्रीटमेंट ऑप्शन उसके हिसाब से करेंगे। अल्टीमेटली आता है कि आपका एविडेंस की क्वालिटी क्या है। सो हाई, मॉडरेट, लो एंड इनसफिशिएंट। हाई क्वालिटी का मतलब है कि जो हम अफेक्ट चाह रहे थे वही अफेक्ट हुआ, और जो है इसमें फर्दर रिसर्च की अब जरूरत नहीं है, काफी है हमारे लिए। मॉडरेट ये है कि यस देयर इज एविडेंस, बट अगर हमें और बेहतर स्टडीज मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन हम इसको फॉलो कर सकते हैं। लो एविडेंस का मतलब ये है कि आप हमें कॉन्फिडेंस कुछ खास नहीं है, और जो है हम श्योर नहीं है कि इस दवा से हुआ या इस चीज से हुआ, और हमें मजीद एविडेंस करना है और हम इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। सिमिलरली इंसफिशिएंट के साथ भी यही है कि किसी चीज पे स्टडी हुई नहीं है, सो और तो आप कैसे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। सो ये मैं यूजुअली शेयर करती हूँ एंड आई होप यू कैन सी इट। ये वीडियो दिख रही है? तो ये फर्क है कॉजेशन और कोरिलेशन और एसोसिएशन। सो जब हम बात कर रहे हैं कि कोई चीज साइमल्टेनियस दोनों एक साथ हो रही हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि एक चीज ने दूसरी चीज को कॉज। सो जैसे कि एमएमआर की वैक्सीन के साथ ऑटिज्म को एसोसिएट करना, या जो है पैरानाडोल टाइलेनॉल को क्या कहते हैं एसोसिएट करना ऑटिज्म के साथ, या जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसको एसोसिएट करना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते जब तक कि बहुत सारा डेटा कॉजेशन के लिए। तो कॉजेशन के लिए आप जाते कैसे, जब बहुत सारा डेटा, जब आपने डिफरेंट फैक्टर्स को देखा हो और वो अलग अलग तरीके से देखा गया और हर दफा सेम रिजल्ट आ रहा हो, तब आप कहते हैं कि एक चीज दूसरी चीज को कॉज कर रही है। वरना ये कबलस वक्त होता है और एक्चुअली नुकसानदेह होता है, और यही मीजल्स यही वैक्सीनेशन के साथ हुआ, यही पैरासिटामोल या एसिटामिनोफेन के साथ हो रहा है कि उन्होंने देखा तो कि दो चीजें साथ साथ हो रही हैं। तो जैसे डॉक्टर अजरा ने कहा कि कोई अगर मदर प्रेगनेंसी में जो है पैनाडोल ले रही है तो उसका कोई रीजन होगा। अब वो जो जिस रीजन की वजह से वो पैनाडोल ले रही है वो ऑटिज्म में लीड कर रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ ऑटिज्म में लीड कर रही है, या वो पैरासिटामोल लीड कर रहे हैं, अभी ये नहीं कहा जा सकता। फिर अगर हम बात करें कि ये सारे मैनेजमेंट ऑप्शंस हैं, तो जो हम जब कहते हैं कि ट्रीटमेंट तो डिजीज का होता है, डिसऑर्डर एक कंडीशन है, आप मुझको ट्रीट करना चाहेंगे या मैं आपको ट्रीट करना चाहूंगी तो ये तो ज्यादती है। तो मुख्तलिफ होना जो है मुख्तलिफ होना बीमारी नहीं, लेकिन ऑटिज्म के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं, गट प्रॉब्लम्स होते हैं, स्लीप इश्यूज होते हैं, गट के जैसे उनका माइक्रोबायोम खराब हो सकते हैं, क्योंकि सेलेक्टिव ईटर्स होते हैं। जब एक इंसान जंक खाता रहेगा या एक ही काइंड ऑफ फूड ग्रुप खाता रहेगा तो उसमें बाकी सारी चीजों की कमी हो सकती है, लो बोन मिनरल डेंसिटी हो सकती है, सेरोटोनिन लेवल्स के इश्यूज हो सकते हैं, और इन्हीं सारी चीजों में मेंशन है ये ट्रीटमेंट होता है। इसमें आपको फोलिनिक एसिड भी दिखेगा, इसमें आपको मेलाटोनिन भी दिखेगा, इसमें आपको विटामिन B12 भी दिखेगा, इसमें ग्लूटीन कैसीन फ्री डाइट्स भी दिखेंगी, बट सब कुछ सब केसेस के लिए नहीं है। हर एक का डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है, तो वन शूज डज नॉट फिट एवरीवन। तो इसी तरह जो है हर बच्चे का ऑटिज्म तो है, लेकिन ऑटिज्म के साथ कोमोबिलिटीज अलग हैं। हर बच्चे को हर चीज सूट नहीं करेगी,
तो हमें ये सोचना चाहिए, जैसे कि GFCF डाइट है, उसके लिए एक कॉमन चीज है जो पेरेंट करें, वो सीलियाक डिजीज के लिए, जिन लोगों को ग्लूटेन हाइपर सेंसिटिविटी, उनके लिए भले करें, हर एक के लिए ना करें। सिमिलरली जो है आप विटामिन डी हर एक को नहीं देते, हाँ ब्लड लेवल्स हैं डेफिशिएंट हैं जो कि हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जरूर करें। सिमिलरली विटामिन B12 के लिए भी, सिमिलरली जिंक के लिए भी यही सारी रिकमेंडेशंस है। सो नेमीचेक प्रोटोकॉल, आई थिंक ये बहुत फेमस और जो है बहुत कॉमन है, जो पेरेंट्स शेयर करते हैं, जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, प्रीबायोटिक इनुलिन है, एंटीबायोटिक राइफेक्सिमिन है। इसका जो है कोई डेटा नहीं है एक्चुअली, आप गूगल स्कॉलर पे देखेंगे तो आपको पेपर्स नहीं मिलेंगे। द ओनली पेपर जो आपको मिलेगा वो पाकिस्तान से ही लिखा हुआ है, और वो स्टूडेंट्स ने लिखा है, वो जो कि क्वेश्चनर है, जो कि पेरेंट्स से पूछ रहे हैं। आप किसी चीज का ट्रीटमेंट की एफिकेसी सर्वे से नहीं पता कर सकते। सर्वे में क्योंकि अगर मैं किसी का क्वेश्चनर भर रही हूँ तो मैं किस माइंड फ्रेम के साथ भर रही हूँ, उस वक्त मेरे क्या बायसेस हैं, ये सारी चीजें उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। इट्स अ वेरी लो क्वालिटी रिसर्च, तो इसीलिए इट्स नॉट रिकमेंडेड। फिर कैनाबिनॉइड्स पे आता है कि कैनबिस जो है बहुत सारे मुल्कों में अलाउड है, और उसके हवाले से कहा जाता है क्या जो है ऑटिज्म के लिए देना चाहिए है। तो उसमें तो पहले समझना चाहिए कि हर CBD जो है नहीं दे सकते, CBD में भी THCs और CBD का रेशो देखना होता है। हमारे पास जब आप मेडिकल स्टोर्स में पता करते हैं तो उनको ये रेशोज पता नहीं होता है। और आप किस इंडिकेशन के लिए दे रहे हैं, कि आप ऑटिज्म को ट्रीट करना चाह रहे हैं या ऑटिज्म के साथ किसी प्रॉब्लम को ट्रीट करना चाह रहे हैं। तो ये भी सवाल है कि आपको लगता है कि कैनबिस देने से किसी की लैंग्वेज बेहतर हो जाएगा, सोशल कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगा। सो ये जो है अगेन एक मिसकंसेप्शन है। देन अगेन इसके ये सारे एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं जब आप कैनाबिनॉइड्स लेते हैं। ये बहुत कॉमन हमारे मुल्क में सवाल नहीं किया जाता, लेकिन ये है, और शायद बाद में एक क्वेश्चन है तो अच्छा है कि हम अभी एड्रेस कर लें। फिर आती हैं कि कौन सी चीजें हैं जो आप दे सकते हैं, एंड आई थिंक मुझे क्वेश्चंस में दिखा था कि किसी पेरेंट ने रिस्पेराडोन की बात की थी। सो ऑटिज्म के साथ अगर इरिटेबिलिटी हो, जो कि हम बहुत कॉमन देखते हैं, इरिटेबल बिहेवियर्स होते हैं जिसमें सेल्फ हार्मिंग होते हैं, हार्मिंग अदर्स होते हैं, डिस्ट्रप्शन इन स्कूल इन्वायरमेंट, होम इन्वायरमेंट होती है, प्रॉपर्टी डैमेज होता है, ये सारी इंडिकेशंस होती हैं जब मेडिकेशन को कंसिडर किया जाता है, जिसमें से एरिपिप्राजोल, ये सारी एंटीसाइकोटिक्स हैं, एरिपिप्राजोल, रिस्पेराडोन, हेलोपेराडोल। इसको इस्तेमाल लो डोज से करना चाहिए और बहुत स्लोली एस्केलेट करके टारगेट डोज पे जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज साइड इफेक्ट से पाक नहीं है। सिमिलरली अगर किसी को कोमॉर्बिड ADHD हो, उसमें एटमॉक्सिटीन, क्लोनिडीन, गॉनफेसिन, मिथाइलफेनिडेट दी जाती है। ADHD यूजुअली पिक करना जो हमारे नॉन वर्बल और लो फंक्शनिंग इंडिविजुअल्स विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उसमें मुश्किल होता है। अक्सर वो कोमॉर्बिड IDD, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, इरिटेबल होते हैं, वो ADHD नहीं होता। ADHD यूजुअली आप उन इंडिविजुअल्स में जिनको जो है वर्बली एक्सप्रेसिव होते हैं, और जो है यूजुअली 6 इयर्स के बाद, अगर आप 3 साल पे किसी को सोच रहे हैं कि उसको ऑटिज्म प्लस ADHD है, तो इट्स हाईली अनलाइकली। देयर आर स्टडीज, देयर इज लिटरेचर टू से कि भाई आप 5-6 साल की उम्र में भी डिटेक्ट कर सकते हैं, बट चिल्ड्रन विद ऑटिज्म प्लस ADHD का रिस्पॉन्स मिथाइलफेनिडेट का या वो मेडिकेशन जो आप क्लासिकली ADHD के लिए देते हैं इतना अच्छा नहीं आता। सिमिलरली स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए मेलाटोनिन एक्सटेंसिवली स्टडीड है और बहुत अच्छी है। एंजाइटी के लिए रिस्पेराडोन दी जा सकती है, बट SSRIs भी दी जाती है डिपेंडिंग ऑन कि बच्चे की फंक्शनिंग कैसी है। ओवरऑल ग्लोबल फंक्शनिंग में एरिपिप्राजोल एंड रिस्पेराडोन को और एक्सटेंसिवली स्टडी किया गया और फायदेमंद देखा गया। अब आते हैं B12 पे। ये भी आई थिंक एक फैट था जो अब कैल्शियम ग्लूकोवरिन ने उसको जो है टेक ओवर कर दिया है। इट्स अ गुड सप्लीमेंट एंड इट हैज बीन स्टडीड और हाई क्वालिटी एविडेंस है। लाइक एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी, डबल ब्लाइंड, ये जो सिस्टमैटिक रिव्यू है जिसमें इन्होंने सारी स्टडीज की बात की, तो इसमें RCTs भी हैं, प्रोस्पेक्टिव कंट्रोल स्टडीज भी है, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज। रिट्रोस्पेक्टिव का बहुत हाई क्वालिटी नहीं कहते हैं। उसमें 25 माइक्स टू 70 माइक्रोग्राम पर kg पर डोज लिखा गया है।
इंजेक्शंस में भी, ओरल में भी दिया गया है। मैं क्लिनिकली अगर बोलूँ तो आई डिड नॉट हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद इंजेक्शंस, सो आई स्विच्ड कम्प्लीटली टू ओरल, क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन, बच्चे के लिए डिस्ट्रेस, हर हफ्ते लगवाना, और उसके बाद बहुत जल्दी वो टॉक्सिक लेवल डोजेज वो लेवल्स अटेन कर लेते थे एज कम्पेयर टू जब आप ओरल देते हैं। और इसीलिए जब आप दें तो आप रिपीट करवा भी सकते हैं, कंसिडरिंग के डाइटरी पैटर्न के। अगर एक बच्चा है जो सेलेक्टिव ईटर है, जिसकी डाइट में वेजिटेबल्स और रेड मीट नहीं है, उसमें आप सेफली जो है B12 लॉन्ग टर्म के लिए भी दे सकते हैं। वरना ज्यादातर जो स्टडीज हैं वो 4 मंथ्स 3 to 4 मंथ्स के लिए ही उसमें इन्होंने इस्तेमाल किया है। सो ये वो सारी स्टडीज का कंपाइलेशन है। फिर आता है एल कार्निटीन। एल कार्निटीन में भी जो है उन्होंने एक सप्लीमेंट लीवो कार्निटीन, कार्निवॉल के नाम से मिलता है, अभी बहुत सारे नामों से आता है, इसको भी यूज किया गया और देखा गया कि इरिटेबिलिटी जो है कम हुई है। एल कार ये इन सब, और मैंने एक क्वेश्चन देखा भी था जब उन्होंने ल्यूकोवरिन की बात की थी कि क्यों क्यों स्टडी किया गया ल्यूकोवरिन। वैसे ही है जैसे एल कार्निटीन स्टडी किया गया, जैसे विटामिन B12 में स्टडी किया। हाइपोथेसिस है कि जो है क्या ऑटिज्म जो है एक माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन की वजह से होता है। सो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन को सस्पेक्ट करते हुए वो चीजें जो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोथेरेपी जिसे कहते हैं, जो चीज माइटोकॉन्ड्रिया को रिच मतलब हेल्दी करता है, जिसमें हमारी रेस्पिरेटरी चेन की चीजें आती हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स आता है, एल कार्निटीन आता है, फोलिक एसिड आ सकता है, एंटी ओमेगा 3 आते हैं, तो ये सब जो है उसी थ्योरी का पार्ट है। देन ओमेगा 3 पे स्टडीज हैं, अगेन बहुत लाइक 3 डबल ब्लाइंड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं, अगर उनको कंबाइन करें 93 पेशेंट्स हैं। स्मॉल बेनिफिट था, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं, कुछ चीजें हमें स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट चाहिए जिसकी बेसिस पे हम स्टडी के एंड पे कहते हैं कि भाई हाँ ये कंक्लूसिव है कि नहीं है, वरना जो है हमारे लिए कहना ये मुश्किल होता है। विटामिन D सप्लीमेंटेशन के हवाले से भी कहा गया कि भाई स्लाइट इम्प्रूवमेंट कर सकता है, बट अगेन देख लें कि विटामिन D एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, अगर आप ज्यादा देंगे तो वो फिर नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगेन ब्लड वर्क करवाते रहना चाहिए जब आप ये सारी चीजें एडमिनिस्टर कर रहे हैं। पायरासिटाम न्यूट्रोपिल के नाम से मिलती है, कॉमनली अकल के हवाले से दी जाती है कि भाई क्या कहते हैं इससे अकल बढ़ती है। तो ऐसा एविडेंस बहुत नहीं है कि आप उसको जो है यूज कर सकें कि भाई इससे जो है डिमेंशिया, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन देखा गया, यूज किया गया है पैरासिटाम को रिस्पेराडोन के साथ, एरिपिप्राजोल के साथ और बहुत सारी दवाओं के साथ, अभी भी एक कॉमन प्रैक्टिस है। और आपको बताने के लिए लेवेटिरासेटाम जो है पैरासिटाम का मॉडर्न वर्जन है, लेकिन वो एक एंटी सीजर मेडिकेशन है जो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है खाने के हवाले से, तो ये तो ADHD पर है कि हम जो है जैसे कोमॉर्बिड ADHD है कि अगर हेल्दी डाइट है वो ADHD का जो है ऑड्स को कम करता है। तो ये भी हो सकता है कि जिसको ADHD नहीं है वो हेल्दी डाइट खुद उसकी प्रेफरेंस हो सकती है। तो इस पे भी ये कहना कि ADHD कॉज हो रहा है पुअर डाइट से, तो ये इट्स अ बिट डिफिकल्ट राइट नाउ। अगेन मेडिटेरेनियन डाइट, ये नॉर्वे में चूंकि डेटा रजिस्ट्रीज हैं, सारी पॉपुलेशन एक सेंट्रलाइज डेटा में रिप्रेजेंटेड होती है, तो उनकी स्टडीज बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि वो बहुत सारा सैंपल साइज होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मेडिटेरेनियन डाइट का मतलब ये है कि आपने जो है वेजिटेबल्स कच्चा, जितना रॉ, जितना अनप्रोसेस खाना ले रहे हैं उतना आप ले सकते हैं वो मेडिटेरियन, बहुत सारे सैलेड्स हो, प्रोटीन हो। उसमें देखा गया कि अगर आप मेडिटेरेनियन डाइट नहीं ले रहे हैं तो लो हाई ऑड्स ऑफ ADHD डायग्नोसिस है, यानी कि चांसेस ऑफ बीइंग लेबल्ड एज ADHD ज्यादा है। सिमिलरली उन्होंने देखा, और अगर मदर की डाइट को उन्होंने एसोसिएट किया कि अगर मदर की हेल्दी ईटिंग होगी तो वो जो है स्मॉल डिक्रीज इन ADHD सिम्टम्स होगा। एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की कोई एसोसिएशन उन्होंने नहीं देखी, क्योंकि ये बहुत कॉमन सवाल माँ बाप हमसे क्लिनिक्स में कर रहे होते हैं। ये मेरी सेकंड लास्ट स्लाइड है जो कि स्टेम सेल्स के बारे में बात करती हूँ, कि भी अगेन पेरेंट का बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सो देयर आर स्टडीज, ये जो है 2021 में पब्लिश हुआ है, और वो कह रहे हैं कि देयर इज सेफ्टी एंड एफिकेसी। हाउएवर ये सारी स्टडीज जो इसमें इंक्लूडेड हैं, ये इनका शॉर्ट टर्म फॉलोअप है। तो लॉन्ग टर्म फॉलोअप जब तक स्टडीज का नहीं होता तो तब तक वो गाइडलाइन का हिस्सा नहीं बन पाती हैं।
सो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी कोई आप एक ट्रायल पे या एक जो है केस स्टडी की बेसिस पे डिसाइड नहीं करते, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक प्रोसीजर है जो होता है, और जो है इसकी साइड इफेक्ट्स, इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जब तक स्टडी ना हो तो हम आपको ये रिकमेंड नहीं करेंगे। लास्टली सेरेब्रल फॉलेट डेफिशिएंसी। सो ये तो मैंने अभी 2022 में पब्लिश हुआ है, और बीएमजे ने ही 2025 में अभी आई थिंक एक हफ्ते चूंकि इतना डिस्कशन हुआ है ल्यूकोवरिन पे, तो उन्होंने जो है उस पे भी लिखा हुआ है, तो एक एडिटोरियल है, क्योंकि वो फॉर्मल कोई बड़ी स्टडी तो नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने एक कमेंट्री या जो एडिटोरियल लिखा है। तो ल्यूकोवरिन के बारे में ये है कि वो प्रॉमिसिंग है, अच्छा है, बट जो है वो एक खास पॉपुलेशन के, जिसे सेरेब्रल फॉलेट डेफिशिएंसी कहते हैं। अब जो है एनआईएच जो है वो स्टडीज करेगा, जब स्टडी से फायदा दिखेगा तो वो फिर गाइडलाइंस का हिस्सा बनेंगी। तो तब तक जो है ये सिर्फ एक एसोसिएशन है या इम्प्रूवमेंट है जो देखी गई है, ये 2021 के पेपर में ऐसी इम्प्रूवमेंट देखी गई। अगेन व्हाट आई डिड, जब ये खबर आई, आई कनेक्टेड विद माय कॉलीग्स जो कि मेटाबॉलिक स्पेशलिस्ट है, जो जेनेटिक्स के स्पेशलिस्ट है। मैंने कहा कि भाई ये सेरेब्रल फॉलेट डेफिशिएंसी का जो आ गया, अब क्या करना है। सो व्हाट दे रिकमेंडेड एंड व्हाट दे सॉ इन देयर एक्सपीरियंस, जो एक्चुअली सेरेब्रल फॉलेट डेफिशिएंसी के तौर पर डायग्नोज होते हैं, दे प्रेजेंट रियली अर्ली, बिटवीन 6 months to 1 year, एंड स्मॉल हेड साइजेस होते हैं, एपिलेप्सी होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है, एंड देन ऑटिस्टिक फीचर्स होते हैं। खाली अकेले ऑटिज्म के साथ विद नॉर्मल ग्रोथ, without epilepsy very less likely. So then again it's a subset, एक population है जिसको cerebral palsy deficiency हो सकता है, but हर एक को नहीं है। तो आप कैसे डायग्नोज करेंगे cerebral palsy deficiency? इसके 3 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले CSF यानी कि कमर का पानी, जिससे बहुत ज्यादा, और एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, उसको आपने मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट के लिए जो है आपने लेवल्स के लिए भेजा, वो लो आएंगे। फिर फोलेट रिसेप्टर ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज करवाई आपने, जो कि हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं है। और फोलार जीन म्यूटेशन जो है आपने किया, जो कि कंजेनिटल फोलेट डेफिशिएंसी को पिक करता है, और वो आप जीन टेस्टिंग बहुत सारे अस्पतालों में ऑफर्ड है, बाहर जाती है, रिजल्ट 2 से 3 महीने में आता है, वो करवा सकते हैं। फ्रा एंटीबॉडीज अभी हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं है, बट मे बी कोई लैब्स जो है शुरू करें। बट किसी भी चीज़ का शुरू करने से पहले उसकी वैलिडेशन ज़रूरी होती है कि वो जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जा रही है वो वैलिड रिजल्ट्स दे भी रही है कि नहीं। सो ब्लाइंडली इस बैंड वैगन पे चढ़ जाना कि भाई जो है हर एक को कैल्शियम ग्लूकोवरिन और फोलिनिक एसिड मिलना चाहिए, ये एक सेफ तरीका नहीं है। क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट्स के लिए भी देखना चाहिए इसको जो है इसकी अवेलेबिलिटी, अगर, क्योंकि अब एक फ्रेंजी है, सब लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके बाद जिनको एक्चुअली इसकी ज़रूरत थी, जैसे कीमोथेरेपी जिन बच्चों को मिल रही होती है उनको दिया जाता है, और इंडिकेशन में दिया जाता है, तो उनके लिए ये दवा अवेलेबल नहीं होगी। सो आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस एंड आई पॉज हियर, और जो है अगर लेट्स डिस्कस दिस फर्दर। थैंक यू डॉक्टर सिद्रा कलीम, उन्होंने काफ़ी जो अच्छे तरीके से हमको सारी चीज़ें बताई हैं। नाउ आई इनवाइट प्रोफेसर डॉक्टर आयशा महनाज टू डू द पैनल हेलो, डिस्कशन। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अज़रा, मैं डॉक्टर तुबा बात कर रही हूँ। क्या मैं डॉक्टर सिद्रा से बात कर सकती हूँ? मेरा ख्याल है कि डॉक्टर आयशा महनाज को अब मैंने इनके हैंड ओवर कर दिया है, और आप अपना क्वेश्चन बता सकती हैं, और उसके सबसे हम सब हैं इसमें, और डॉक्टर सिद्रा भी हैं मौजूद। तो जी, नहीं, डॉक्टर आयशा महनाज से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पैनल डिस्कशन लोगों के क्वेश्चन लें और मिलके सब लोग जवाब देंगे। Thank you, जी। Azra. Very informative talk by you as well as Dr. Sidra. उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत कुछ बता दिया है, and I'm sure कि पैनल डिस्कशन को हम ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, तो जो क्वेश्चन करना है पहले वो कर ले। जो भी सवाल कर रहा है वो अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दे, अगर किसी अदारे से उनका ताल्लुक है तो वो भी बता दे। और इज द क्वेश्चन डायरेक्टेड टू डॉक्टर सिद्रा और डॉक्टर अज़रा या हमारी जो तीसरी पैनलिस्ट हैं, तो वो भी बता दे। तो प्लीज अभी कोई पूछना चाह रहे थे, जो आप करिए सवाल हेलो, डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आयशा, मैं जी डॉक्टर तुबा बात कर रही हूँ। आई एम अ मदर ऑफ ऑटिस्टिक चाइल्ड, 5 year जी, old, अच्छा और डॉक्टर सिद्रा के अंडर ही जो है ना उस्मान का जो है वो फॉलो अप चलता है।
फॉरेनिक की जो बात हो रही है, मेरी बहुत लंबी डिस्कशन इस पे हुई थी एट द टाइम ऑफ मार्च। डॉक्टर सिद्रा को मैंने कंसर्न किया था जी इस बात को लेके, क्योंकि जी उस वक्त भी इसके रिसर्च आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे और हम काफ़ी कंफ्यूज थे उन चीज़ों को पढ़ के। और एक हमें पाकिस्तान की एक रिसर्च भी मिली थी जिसको हमने उस वक्त पढ़ा था, तो मैंने उसके बाद अपने बेटे के लिए स्टार्ट करी थी और डोज़ जी एडजस्ट करके उसकी काउंटिंग करके हमने इसको स्टार्ट किया था। फिर मैंने डॉक्टर सिद्रा से बाद में इस चीज़ को कंटिन्यू किया जी था। जी अगेन मेरा बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, तो मैं इस थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगी उस बात को कि जी स्टार्टिंग में जब मैंने देना शुरू किया था, तो फर्स्ट वीक हाफ डोज़ दिया था 7.5 जी हाँ, एमजी जी का जो टैबलेट आती है यहाँ पर, क्यूनिंग कुछ करके नाम है उसका। यस, क्यों ये नहीं? डॉक्टर तो सिद्रा ने रेकमेंड बिल्कुल। किया था। क्यों जी नहीं? नहीं, नहीं 15 मैम ने मिलीग्राम। नहीं, नहीं, डॉक्टर सिद्धा ने रिकमेंड नहीं किया था। मैंने खुद से स्टार्ट की थी। मैंने उसके रिसर्च आर्टिकल्स निकाले थे और पेशावर की एक थी रिसर्च आर्टिकल जो मेरे पास अभी नहीं है, वरना मैं शेयर करती उसको। उनसे पे मैंने डोज़ भी पता करी थी और उनका देखा भी था कि उन्होंने किस तरह से दी थी। तो ठीक फिर हमने उसको स्टार्ट किया था। मैंने क्वार्टर डोज़ से स्टार्ट किया था, क्वार्टर टैबलेट मैं उसको देती थी। जी अच्छा, फर्स्ट इन अ वीक तो बहुत रिमार्केबल रिजल्ट्स थे। अच्छा, मेरा बेटा एग्रेसिव नहीं है, उसके अंदर बिहेवियर इश्यूज़ कोई नहीं है इस तरह के, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मतलब अच्छा जो मैं चीज़ें बोल रही थी और जो चीज़ें हम कह रहे थे, वो फ़ौरन अंडरस्टैंड करके उस चीज़ को फ़ौरन कर रहा था। हम्म लेकिन टाइम बाय टाइम 1 हफ़्ते बाद हुआ ये कि रेस्टलेसनेस बढ़ी उसकी और हाइपर एक्टिव। पहले वो हाइपर एक्टिव नहीं था, तो ओके बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी उसकी बढ़ गई। फिर जी उसके बाद मैंने जो है वो डोज़ को आहिस्ता-आहिस्ता करके टेपर ऑफ करना शुरू किया। फिर मैंने डॉक्टर सिद्रा का अपॉइंटमेंट लिया था, फिर मैंने मैम से डिस्कस भी किया। तो हमने यही कहा कि अगर रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं हैं या नहीं इस तरह के, तो हमें इसको बंद कर देनी चाहिए। या उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि इसको हम देख सकते हैं, तो फिर आप, लेकिन फिर मैंने बंद कर दिया था। लेकिन बात ये है कि वो पेरेंट्स जो देना चाहते हैं या कुछ है, तो मैं ज़रूर ये बात कहूँगी कि देखें, अगर कोई स्पीच के लिए देना चाह रहा है, तो अगेन मेरा बच्चा नॉन वर्बल है, तो वर्बल पे बस कोई सॉरी उसका मैं रिज़ल्ट आपकी नहीं बात होगा। काट रही हूँ क्योंकि सवालात बहुत सारे हैं आपका, जी। मैं समझ गई हूँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। Sorry, I मैं चाहूंगी कि डॉक्टर the सिद्रा name. ओपिनियन ले This लें, फिर हम उसके बाद आगे जाते हैं, ठीक है? डॉक्टर सिद्रा के जी, अंडर थैंक यू सो ट्रीटमेंट मच। है, तो डॉक्टर सिद्रा प्लीज उसका जवाब दें, या डॉक्टर फरजाना कुछ अपना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के हवाले से भी इसका भी जवाब दीजिए। डॉक्टर सिद्रा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, जी। डॉक्टर तूबा। बिल्कुल। और ऑनेस्टली 2020 में मैंने भी ट्राई किया था। व्हेन आई केम इन एंड देयर वर लिट आर्टिकल्स थे, तो आपको जब बहुत डेस्परेट होते हैं, जब पेरेंट्स आपसे कहते हैं कुछ करें डॉक्टर साहब, तो आपने जो है रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ के आपने कहा कि भाई ट्राई करते हैं। पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस नहीं थे। एंड जो है अगेन जैसे एक माँ की कहानी है, हमारे लिए रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, तो तो उसमें हाई क्वालिटी रिसर्च का होना बहुत ज़रूरी है। सही तो हमारे पास जब तक के ट्रायल्स ना हो, तो उसकी तरफ जाना अनसेफ है। तो आज हम जो है उसके बेनिफिट्स की बात करें, ऐसा ना हो 1 साल बाद 2 साल बाद हम एक वेबिनार कर रहे हो जिसमें हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स और लॉन्ग टर्म जो है नुकसानात की बात कर रहे हो। जी इसीलिए इसमें जंप करना जो है बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सो थैंक यू जी डॉक्टर तुपा फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, बट जैसे मैंने लिटरेचर को शेयर किया, अभी हम्म, इट्स जस्ट टू अर्ली फॉर ऑल ऑफ अस टू से कि हम भाई इसी को हर हर पेशेंट के लिए यही अप्लाई करेंगे। जी डॉक्टर फरजाना, आप कुछ कहना चाहेंगी इस पे? Assalamu alaikum. मैं तो I'm speechless after Dr. Sidra's talk. That was fantastic. मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि बेसिकली मेरा टास्क ये था मिथ बस्टर्स। तो जो कि डॉक्टर सिद्रा ने भी कहा, अजरा ने भी कहा कि बेसिकली हर सुनी सुनाई बात के ऊपर एतबार नहीं कर लेना चाहिए है, क्योंकि ये जो स्टडीज़ होती हैं, ये बहुत सारी जो होती हैं उनकी जेन्युइननेस जो होती है उसके ऊपर रिसर्च करना डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता। बेचारे माँ बाप जो होते हैं वो तो हर तिनके का सहारा ढूंढ रहे होते हैं। और मुझे पता नहीं कि डॉक्टर तूबा का एक्सपीरियंस क्या था, लेकिन हम माँ बाप को अगर शुगर पिल भी दे दें तो पहले हफ्ते 2 हफ्ते में तो उनको अच्छा ही असर नजर आता है। तो इसलिए हर
ट्रीटमेंट जो है इनिशियली वी डोंट स्टार्ट इट। मैं हर मरीज को कहती हूँ कि पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे सब लोगों ने कहा कि हम कुछ फिक्स नहीं करते। हमारे बेचारे जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, दे आर जस्ट वायर्ड डिफरेंटली, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद देम। सिर्फ हमको उनकी बात समझ नहीं आ रही होती और हमको वो समझने की जरूरत है। वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे हैं, सिर्फ दे आर वायर्ड डिफरेंटली। और जो उनके इश्यूज हैं, हमने वो इश्यूज को हेल्प करना होता है। जो डॉक्टर सिद्रा ने इतना अच्छा वो ग्राफ बताया कि हर बच्चा मुख्तलिफ है और उसके जो इश्यूज हैं हम उनको फिक्स करते हैं। और जहां तक वैक्सीन्स का और ऑटिज्म का ताल्लुक है, वो तो बार बार हम बता चुके हैं मल्टीपल एक्सपीरियंस के साथ कि टोटली कोई कनेक्शन नहीं है। वो इनिशियल स्टडीज जो थी एमएमआर की, उस आदमी का फाइनेंशियल इंसेंटिव था, जो कि पता चल गया बाद में कि वो जी टोटली गलत थी। कोई कनेक्शन नहीं है किसी वैक्सीन का ऑटिज्म के साथ, नंबर वन। क्योंकि अगर नहीं लगवाएंगे तो इन बच्चों को और प्रॉब्लम होगी। और नंबर दो, बिल्कुल जो कहा डॉक्टर सिद्रा ने भी, अजरा ने भी, कि टाइलेनॉल या पैरासिटामोल क्यों लिया माँ ने। मल्टीपल स्टडीज की हैं ट्विंस के साथ, और माँ ने टाइलेनॉल लिया और दो ट्विंस थे, उनको नहीं ऑटिज्म हुआ। तो वो टाइलेनॉल का कोई कसूर नहीं है। वो टाइलेनॉल क्यों ली गई, उसकी वजह से। और आजकल का अमेरिका का माहौल तो सब लोगों को पता है। वो अब वैक्स कुछ भी हो जाता है तो बेचारी वैक्सीन को बदनाम कर देते हैं कि और आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ मीजल्स का क्या बुरा हाल हो रहा है और हर चीज का क्या बुरा हाल हो रहा है। ये तो पाकिस्तान में भी यही हाल है। वी आर फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। तो में एंटी इसलिए वैक्सर्स की कमी नहीं है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान हैज इट्स ओन शेयर ऑफ एंटी तो वैक्सर्स। जी बिल्कुल ना तो बेचारे टाइलेनॉल का कोई कसूर है और ना ही वैक्सीन का कोई कसूर है। और जैसे कि उन्होंने इतनी अच्छी वीडियो दिखाई, बिल्कुल कोई उन्होंने वो कॉजेशन वाली बात है कि इट इज नॉट द टाइलेनॉल, इट इज द रीजन। और उन्होंने ट्विन स्टडीज के साथ ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और अमेरिकन एकेडमी ऑफ गायनेकोलॉजी ने कहा है टाइलेनॉल इज प्योरली सेफ इन प्रेगनेंसी। अगर माँ बेचारी की हड्डी टूट गई है या उसको कोई तकलीफ हो गई और वो टाइलेनॉल भी नहीं खाएगी तो क्या खाएगी, या पैरासिटामोल भी नहीं खाएगी तो क्या खाएगी। तो मेरा in 5 minutes that's all I have to say, and if there ठीक are है any जान। questions I will हाल happy में to बहुत answer सारे those. मिथ्स और मिसकंसेप्शन जो हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं, और ये हमारा काम है कि इन मिथ्स को डिस्पेल करें। जी डॉक्टर अजरा, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, बस मैं इसमें ये ऐड करना चाह रही हूँ कि चाहे टाइलेनॉल हो या एंटीबायोटिक्स, उसको मुस्तकिल बुरा भला कहने से नहीं बात चलती। लेकिन ये भी है कि अननेसेसरी लोग बहुत लेते हैं, जिससे मैं कहती हूँ ना कि कैंडी की तरह से, बिल्कुल कि बिल्कुल। जरूरत नहीं है तो भी वो ले रहे हैं। तो एंटीबायोटिक्स, क्योंकि मैंने कई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो पेरेंट्स आके के पाउडर वाला शरबत लिखते हैं, और मैं कह रही हूँ कि भाई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। और हालांकि इसमें डॉक्टर बहुत बदनाम होते हैं कि डॉक्टर ने लिखा है ना। हालांकि अगर निमोनिया, सिवियर निमोनिया होगा तो हम लिखेंगे ही ना। तो जहाँ सही है। जरूरत है वहाँ देना जरूरी है, और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ जाहिर है ये। और फॉलिक एसिड पे मैं थोड़ा सा जो है ये, कि बाज दफा जो है हम एक कुछ भी सप्लीमेंट या मेडिसिन सुन लेते हैं, और फिर हर एक पूछने लगता है कि इसका क्या फायदा है, हालांकि हर बच्चा अलग है, उसमें क्या है। और दो सप्लीमेंट एक साथ जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरे अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहती हूँ कि B12 शॉट्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बहुत दूर दूर से, बदीन से और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं और वो कर भी ले रहे हैं, और मैंने देखा है शॉर्ट से उनको फायदा है ना। तो हर एक, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्टडी कहूँ कि हाँ भाई ये है ना, 100% मैं नहीं कह सकती। तो ये बस मैं ऐड करना चाह रही थी। बहुत सही बात कही आपने कि पाकिस्तान में, बाहर के मुल्कों का तो बात डिफरेंट है, ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने का बहुत है। आपने अगर कुछ बिल्कुल, हर प्रिस्क्राइब, चीज ओवर द काउंटर है। नेक्स्ट टाइम अगर वो अलामात हो ना हो, वो मेडिसिन वो खुद जाके ले लेते हैं। वो एक तरह का शॉर्टकट है कि वो ये पिछली डॉक्टर दफा भी सिद्रा आपने कुछ यही दिया था तो हमने खुद ही एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दिया। एंड ये सही। मैं एंटीबायोटिक की बात कर रही हूँ, व्हाट टू टॉक अबाउट पैराडोल और पैरासिटामोल और मेफेनेमिक एसिड। लेकिन एक चीज जो आपकी ने अभी कही है कि पाकिस्तान के पास उनका अपना लोकल डेटा नहीं है। आज से जो हमारे सुबह के सेमिनार की जो बात थी उसमें यही था कि एक तो हम अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग करें,
जैसे आप कह रही हैं कि आपका बीटल से बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तुबा ने अपनी, तो हम इस एक्सपीरियंस जो हमारा अपना है उसको साइंटिफिकली शेयर करें। और इसी हवाले से आज सुबह हमने कहा था कि आप लोग अपने अपने जो भी एक्सपीरियंस है स्टार्ट तो करें इसका रिसर्च, पोस्टर प्रेजेंटेशन से पहले आप कन्वे करिए, लोगों से कम्युनिकेट करें एंड डू द रिसर्च। सो आई वुड फुल्ली एग्री विथ यू। अभी एक तो डॉक्टर सिद्रा कुछ कहना चाह रही हैं, और डॉक्टर सलमा रहमान जो कि यूके की हैं वो भी कुछ कहना चाह रही हैं। अगर कोई सवाल है तो फिर वो डायरेक्टली उसका वो भी ले ले। कोई डॉक्टर और सलमा सवाल तो डॉक्टर पैनलिस्ट सिद्रा में या है। सलमा से है तो जी। अस्सलाम वालेकुम, सलमा बात कर वाले रही हूँ। सवाल तो शायद इस वक्त कुछ नहीं है, सब बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस किया जा चुका है। ऑल आई वांट टू से इज लोग ना समझते हैं कि ऑटिज्म हैज बीन डायग्नोज, तो कॉज पता चल गया उसका। कॉज वी हैव नॉट फाउंड अ कॉज ऑफ राइट ऑटिज्म, व्हाट कॉजेज ऑटिज्म, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग समझें कि हमें अभी तक ये नहीं पता कि क्या किस चीज से होता है। हाँ, देयर आर मल्टीपल थियोरीज, देयर आर स्टिल राइट थियोरीज एंड सम मे बी मोर प्लॉजिबल देन अदर्स, बट वी स्टिल डोंट हैव अ डेफिनेट कॉज। तो इसलिए ट्रीटमेंट तो एक अलग ही चीज है। हाँ, मैनेजमेंट एज यू पीपल हैव मेंशन्ड, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उस पे एम्फसाइज करना चाहिए। Or plus, yes, all the other medications. Again, medication, as you said yourself, that this is this is something. This is not a disease. So diseases are treated, and this obviously is a different problem, and it presents differently. It's not a disease, so it doesn't really need medication. अब जहाँ तक ये सारी चीजें, अब मेडिसिन आ रही हैं डिफरेंट टाइप, जैसे कि अभी ये जिक्र हुआ कि फोलिनिक एसिड एंड, और फिर टाइलेनॉल का भी आया कि दैट कुड बी द कॉजेटिव एजेंट, or folinic acid could help with the treatment, or I've forgotten the name of what there's something very new again, some viron, which could be a treatment. Can somebody remind me what was it? I read it somewhere a little while ago. Leucocorin. Yeah, leucocorin. Yeah, you're right. But really, we don't know, and there is no evidence that it treats autism. So these are the things which I think we just have to repeatedly emphasize and say. I know people have mentioned all of this. Azra's and Dr. Sidra's talk was very comprehensive, and so was yours, very useful, Farzana. But बस यही emphasize करते रहना चाहिए. That's what I'm trying to say, कि repetition बहुत ज़रूरी है. हर दफ़ा आप किसी patient को देखें और या parents को, तो you have to tell them कि भाई हमें अभी तक इतना पता नहीं चला है, पर management is important. Symptoms को manage कीजिए, जो करते हैं हम लोग. And that's all I wanted to say. Thank you. थैंक यू डॉक्टर सलमा। अस्सलाम और वालेकुम डॉक्टर सिद्रा से हम जरा पूछ लें, डॉक्टर सिद्रा कुछ कह मैम। रही हैं। मेरा मेरी एक एक सवाल रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्लीज लोग डॉक्टर सिद्रा तो हैंड पहले देख लें हैंड कब रेज से कर उन्होंने लें तो हैंड हम रेज किया सबको हुआ है। ले लेंगे। बस मुझे तो बहुत डॉक्टर सिद्रा छोटा सा के से कहना है हम इसके जाते बाद ओवर टू पेरेंट्स जिनके क्वेश्चंस हैं मीजल्स वैक्सीन के हवाले से। एंटी वैक्सर्स के पाकिस्तान में अब बच्चों को 6 महीने और 8 महीने पे मीजल्स हो रहा है, और यही वो बच्चे हैं जो न्यूरोलॉजी क्लिनिक्स में हमारे पास आ रहे हैं 2 या 3 या 3.5 साल की उम्र में एसएसपी के साथ। एसएसपी जो बुक्स में बहुत रेयर एक कॉम्प्लिकेशन लिखी हुई थी, बट हम अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं। आई रिसेंटली विजिटेड एन आईसीएच मीटिंग अ कॉलीग 2 हफ्ता पहले, पांचों के पांचों बच्चों को एसएसपी ही था। तो ये एक ऐसी एपिलेप्सी है जो नाकाबिले इलाज है और उससे वाकई मौत होती है। तो मैं कहती हूँ, मैं पेरेंट्स से कहती हूँ कि जो सारी वैक्सीन है वो लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियों के लिए, आम बीमारियों के लिए नहीं है। पोलियो जो है वो आम बीमारी नहीं है, टेटनस आम बीमारी नहीं है, डिप्थीरिया आम बीमारी नहीं है, और ना ही मीजल्स है। और जैसे रुबेला की बात हुई कि वो कितने कंजेनिटल डिफेक्ट्स कॉज कर सकती है, तो हमें ये समझना है कि अगर हम आपको डर भी लगता है तो आप डर किस चीज से रहे हैं कि जो जो आपको आपकी जिंदगी बचा सकती है। सो वन हैज, अगर मैं एक मैसेज दूं तो प्लीज वैक्सीनेशन को तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझे, बाकी मिथ्स जो है वो डिबंक होते ही रहेंगे ग्रेजुअली। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और वैक्सीनेशन होती उनके लिए है जो लीथल जिसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी ज्यादा है, और इसलिए बड़े कंसिडरेशन के बाद वैक्सीन लाई जाती है। नादिया ने अपना हैंड रेज किया हुआ है, क्या आप देर से नादिया इज नादिया? मैनेजर ऑफ ऑटिज्म ASMAWB। जी जी
नादिया अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर दीजिए, और जब सवाल किसी की तरफ डायरेक्टेड है तो वो भी बता दें। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर सिद्रा इतनी जबरदस्त प्रेजेंटेशन देने के लिए, और डॉक्टर रजा की तो माशाल्लाह हमेशा ही होती है। और नादिया आपकी आवाज गायब हो गई। काफी लेमन लैंग्वेज में होती है कि सबको कंसल्टेंट आई हैव डन माय स्पेशल टच द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस पे फुल प्रेजेंटेशन भी दी थी ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर्स के प्लेटफॉर्म से। नादिया आपकी आवाज फिर गई, मैं समझ रही थी मेरे मेरा एंड ख्याल है पे किसी कोई और इशू का है। क्वेश्चन ले लें। अच्छा, नहीं, नादिया के टाइम बाद अब फैसी असलम जो है, से ये इन्होंने तो भी हैंड रेज उसमें किया भी था। मेरा रिसर्च जिनको बैक करती है कि जो हमारे जी जी, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमेशा से जो ब्लेम गेम है वो चलती रही है इस पे। नादिया आपकी आवाज इंटरप्टेड हो रही है, तो आई थिंक इट इज बेटर टू टेक समवन एल्स क्वेश्चन। मेरे ख्याल है एक और हैंड रेज है, फैसी जी जी, असलम। फैसी असलम। फैसी असलम। जी अस्सलाम और वालेकुम, ये मिस जो कैसे अभी वालेकुम हैं? अस्सलाम। जो चीज आई है रिगार्डिंग पैरासिट, नादिया, आपका सवाल हम फिर से लेते हैं, शायद कुछ डिस्टरबेंस है आपके एंड में, तो फैसी असलम साहब से मैं कहूंगी कि आप अपना सवाल प्लीज करिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डॉक्टर अजरा का paracetamol, एंड Eucovrine, डॉक्टर तो दिस इज एज अ के यही टारगेटिंग। नादिया को जरा सॉरी, म्यूट कर दे, मेरा ख्याल है। अनस, नादिया के एंड पे कुछ इशू है। जी फैजी। मिस, कैन आई आस्क माय क्वेश्चन? जी जी, प्लीज प्लीज। अच्छा मिस, डॉक्टर अजरा ने एक बात की थी बच्चे की डेवलपमेंटल, जिसके अंदर उसकी इमोशनल और सेंसरी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो देखें, जब ऑटिज्म है, ऑटिज्म के अंदर जब स्पेक्ट्रम आ जाता है, तो स्पेक्ट्रम के अंदर आपको पता है कि काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं, जो सब टाइप्स हैं। तो जब हम एक असेसमेंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास रेड फ्लैग्स आने लग जाते हैं बच्चे के 1 से 3 साल की उम्र के अंदर, तो उसके अंदर हमारे लिए एज एन थेरेपिस्ट और एज एन पेडियाट्रिशियन, एज एन चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, तो इनमें क्या रोल है कि वो किस तरीके से हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, और उनकी उस टाइम पे कोई मेडिकेशन यूज होनी चाहिए यानी, या हमें फर्दर जो है गो अहेड हमें जाना चाहिए इंटेंसिव थेरेपीज के लिए, क्योंकि अर्ली एज होती है तो आपको पता है डायग्नोस और मैनेज करना इजी हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दें कि हम थेरेपीज के लिए जाएं या हम प्रेफर करें कोई मेडिकेशंस, क्योंकि कोमॉर्बिडिटीज तो हैं, तो कुछ ऐसी चीजें भी है जिससे एंगर मैनेजमेंट की भी मेडिसिन हैं, कुछ हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस की भी मेडिसिन हैं। तो हम किसको प्रेफरेंस दें? हम अर्ली एज में थेरेपीज को प्रेफरेंस दें या मेडिकेशन को दें? यहाँ पे आपको पता है थेरेपिस्ट बायसनेस आ जाती है, थेरेपिस्ट बोलते हैं भाई मेडिसिन नहीं दें, थेरेपी जो है लॉन्ग टर्म तक चलेगी, रिजल्ट आता है। जी तो फैसी, इस आपका थोड़ा बात इसको समझ थोड़ा गए। सा मिथ अजरा और से फैक्ट हम को कहते बता हैं कि इसका दें। जवाब दें। हाँ, थैंक यू फैसी। इसका वैसे जी तो हम अजरा। इस पे बता चुके हैं, लेकिन देखिए कि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। और जब तक फ्रॉम द बिगनिंग हम हिस्ट्री और सर्वेलेंस की जो मैंने बात की थी कि क्या कॉज है, ज़रूरी नहीं कि उसको ऑटिज्म हो, आप ऑटिज्म समझ रहे हैं, मे बी कॉज कुछ और हो, सिर्फ डेफिशिएंसीज हो, जो कि मैंने देखा है बहुत दफ़ा। तो ऑटिज्म लाइक बिहेवियर पहले कम से कम किसी को दिखा दें। सिर्फ ग्रुप में ऐड होना और ये सवाल करना कि क्या करें, तो फिर इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम जवाब दें, ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस बच्चे को देखें कि क्या वजह है। अगर 3 साल पे बच्चा आया है तो उसकी क्या बर्थ में क्या प्रॉब्लम था, है? फिर माइलस्टोन्स में कब प्रॉब्लम शुरू हुआ, रिग्रेशन हुआ या शुरू से था। तो वो सारी चीज़ हर बच्चे का अलग है, तो वो एक जनरल आंसर पॉसिबल ही नहीं है ना। जी, और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, मेरा ख्याल है, क्योंकि अब मगरिब की अजान भी हो रही है हमारी तरफ। असल में इधर भी हो रही है, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है, तो कोई सवाल करना चाहें तो वो कर ले। मैं थोड़ा सा म्यूट कर रही हूँ अपनी तरफ से। किरण, आप देखेंगे पहले लोगों ने काफी क्वेश्चंस किए थे, मेरा ख्याल है तकरीबन तो डॉक्टर सिद्रा ने उसको कवर कर लिया है। अगर उसमें कोई देखे रह गया हो तो वो आप पूछ लें, वरना फिर हम इसको अब कंक्लूड कर लेते हैं। डॉक्टर अजरा, एक पॉइंट मैं वो करना चाहती हूँ, We क्योंकि have एक some. क्वेश्चन आया। सॉरी किरण, अगर मैं जी जी, बोले बोले। Yes. जी तो जी, एक डॉक्टर पॉइंट सिद्रा। आया था कि ल्यूकोवरिन क्यों ना, कि भाई यही क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि वो डाउन सिंड्रोम में भी स्टडी किया गया है, विलियम सिंड्रोम में भी स्टडी किया गया है, ऑटिज्म में भी स्टडी किया गया, एडीएचडी में। तो ये मत समझे कि वो सिर्फ ऑटिज्म के लिए, उन्होंने बहुत दफा ट्राई किया
और हमने डाउन सिंड्रोम पे सिस्टमैटिक रिव्यू पब्लिश किया है, उस पर भी कोई एविडेंस नहीं आया। सो द थिंग इज कि एट द एंड ऑफ द डे जो ये सोचना कि अगर कहते हैं वो कोई सोच रहा है, उसका थियोरेटिकल बैकग्राउंड होगा, लेकिन हर चीज एनिमल स्टडीज में और ह्यूमन स्टडीज में रेप्लिकेट नहीं होती, बस ये कहना। थैंक यू सो मच डॉक्टर सिद्रा। मुझे बस एक क्वेश्चन करना था कि आप सबने वैसे ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं। बस एक क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ कि कोई भी आप में से आंसर कर दे। स्टेम सेल थेरेपी के बारे में बता दें कि आजकल स्टेम सेल ट्रीटमेंट जो चल रहा है उससे क्या ऑटिज्म इफेक्टिव ऑटिज्म डॉक्टर सिद्रा उसका जवाब दे चुकी है बहुत अच्छे तरीके से, और पाकिस्तान में तो बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए स्टेम सेल के बारे में, मेरा ख्याल है। बिल्कुल और ये भी बात है कि जहाँ पे हो रहा है ना, आप देखिएगा, सो स्टेम सेल सेरेब्रल पॉल्सी के लिए एक्सटेंसिवली स्टडीड एंड गुड क्वालिटी एविडेंस, लेकिन और आप समझ सकते हैं कि भाई ब्रेन डैमेज है, कहीं जाके वो स्टेम सेल जाके हील कर रहा है। ऑटिज्म में वो क्या हील करेगा, कहाँ जाएगा और कहाँ उसकी होमिंग होगी? सो थ्योरेटिकली आल्सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस एनीवेज। और आप देखिए कोई भी लाइक हमारे पास कॉलीग्स इंग्लैंड से हैं, यूएस से हैं, वहां पे कोई नहीं हो रहा किसी को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। हमेशा वो ईस्टर्न यूरोप में होगा, साउथ अमेरिका में होगा, वो जो है ईस्ट एशियन कंट्रीज में होगा, जहाँ पे हेल्थ केयर की में अकाउंटेबिलिटी कम है, तो जहाँ पे मॉनिटरिंग नहीं है, जहाँ पे करप्शन हो सकती है, वहां पे ये सारी चीजें ऑफर हो रही। I agree. There isn't anything going on in America that I am aware of through AAP. जी, सेम हेयर इन यूके। हमें इवन अपने मास्टर्स इन ऑटिज्म के कोर्स में भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया गया कि देयर इज एनी स्टेम सेल थेरेपी फॉर ऑटिज्म। Okay, but I hope कि in the coming future stem cell therapy इससे related और भी बहुत कुछ एडवेंट होगा। एक सवाल मैं आप दोनों स्पीकर से करना चाहती हूँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के हवाले से कुछ स्टडीज आई थी जिंक के हवाले से कि इसका कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट है। आपने अभी फोलेट की तो बात कर ली है, विटामिन B12 भी, तो क्या इस पे कुछ स्टडी या कुछ आया है एविडेंस? क्योंकि जिंक पे आजकल बहुत एम्फेसिस दिया जा रहा है। एनीवन? डॉक्टर सिद्रा अगर बताना चाहें, वरना ये कि जिंक का तो ये है कि क्योंकि हम लोग ऑलरेडी IMNCI प्रोग्राम में भी दे रहे हैं, और निमोनिया और डायरिया में डेफिशिएंसीज इसकी बहुत कॉमन है, और थैलेसीमिया में भी क्योंकि जो डिफरेंट सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं उसमें जिंक टॉप पे होती है थ्रू आउट, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी हर वक्त हम टेस्ट नहीं कराते हैं, और जिंक देने से बहुत फर्क पड़ता है, मैंने ये देखा है। और जो पिकी ईटर क्योंकि ऑटिज्म के बहुत हैं, तो इस वजह से मैं तो हमेशा जिंक ऐड करती हूँ। नहीं, वो तो हम भी हर करते हैं क्योंकि जिंक एपिथेलियम को स्ट्रेंथन करता है एंड देयर इज अ हाँ लॉन्ग बिल्कुल, इसका नुकसान क्योंकि अब कोएंजाइम फॉलिक एसिड भी फैक्टर्स हैं इन जैसे अ मैं नंबर। कहती हूँ कि जी, अगर स्मॉल जैसे जो वो डोज बताते हैं 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी, वो तो बहुत ज्यादा है, तो मैं बिल्कुल मिनिमम डोज में स्टार्ट करती हूँ, और दूसरे सप्लीमेंट के साथ नहीं, वो ग्रेजुअली हर बच्चे का अलग। क्योंकि अभी आज ही किसी ने पूछा कि आपने फलां को दिया, मुझे नहीं दिया, मैंने कहा आपके बच्चा भी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में, अभी हम देख रहे हैं इसको आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन D डेफिशिएंसी, वो सारी चीजें जब हम करेक्ट करेंगे फिर हम कुछ सोचेंगे, तो हर बच्चा अलग होता है। बिल्कुल सही कह रही है। मगर ये है कि व्हेन इट कम्स टू ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, रिसर्च की बहुत अहमियत है, एंड इट बिल्कुल इज गुड कि अब हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन विद आर बीइंग रन बाय वेल मीनिंग पीपल, जैसे आपका ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर है, आज भी पाकिस्तान सोसाइटी फॉर ऑटिज्म है। तो मे बी इट्स टाइम कि हम थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की तरफ तवज्जो दें, और हम इन कुछ नहीं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे या इनके ऊपर हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को पब्लिश करना शुरू करें। उससे दूसरे लोगों को भी इंसेंटिव मिलेगा, और ये एरिया कि हम जो भी जाते हैं, हम अपना लोकल डेटा हम कुछ नहीं दिखा पाते, हम फिर बाहर से एग्जांपल्स और स्टडी कोट करते हैं। वी शुड बी कोटिंग आवर ओन स्टडी एंड वी शुड बी पब्लिशिंग आवर ओन स्टडी। Any more question before I hand it over to Dr. Azra for winding up the session? Someone Hadia Fahad and Rehana who wants to ask question. Can you please Assalamualaikum. मैं हादी फहद। yes. Assalamualaikum. How are you, ma'am? Hope you all are fine. बस मैं छोटा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैं मदर ऑफ ऑटिस्टिक किड, ही इज 13 years old. आप लोग माशाल्लाह सारे इतने एक्सपीरियंस यहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं, तो कोई एक छोटा सा गाइडलाइन मुझे मिल जाएगा कि एज एन जनरल ऑटिज्म में अगर हमें रेगुलर बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे कोई ब्लड टेस्ट करवाने हो, तो वो कौन से चंद ब्लड टेस्ट होंगे? तो आई विल बी वेरी थैंकफुल फॉर यू। जी अजरा, आप जवाब दे दें। कोई ब्लड टेस्ट है ऐसा जिससे ऑटिज्म डायरेक्ट डायग्नोज हो जाए?
नो देखिए नॉट फॉर डायग्नोसिस मैम, ओनली के जैसे कि हम जो डेफिशिएंसीज है उनको रूल आउट कर सके बिफोर गिविंग अच्छा, एनी मेडिसिन, ओके बिफोर गोइंग टू ओके एनी ओके, डॉक्टर। ऑलराइट, यस जी। देखिए एज सच डेफिशिएंसी बेहतर यही है कि कोई क्लिनिशियन है वो आउटलाइन करे, आप खुद नहीं कह सकते कि किसी में क्या डेफिशिएंसी। कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट हैं वो जो मैल न्यूट्रिश्ड या अंडर न्यूट्रिश्ड बच्चे हैं उनको हम रूटीनली रेकमेंड करते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंसेस अगर किसी को डायरिया हो रहा है तो हम जिंक का एक शॉर्ट कोर्स करवाते हैं, क्योंकि जो जिंक है वो लाइनिंग को स्ट्रेंथन करता है तो वो रिकवरी को फेस कर देता है। बट जैसे डॉक्टर अजरा और डॉक्टर सिद्रा ने भी कहा, डॉक्टर फरजाना, के वन साइज फिट ऑल थेरेपी नहीं चलती है बच्चों में। हर बच्चा इंडिविजुअल होता है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। कुछ चीजें होती हैं हम जिसको ब्लैंकेट थेरेपी कहते हैं, लाइक हम विटामिन ए सप्लीमेंट देते हैं जब मीजल्स का वैक्सीन दिए थे, क्योंकि विटामिन ए अगेन जो है वो बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई चीज हमें देनी होती है, इवन विटामिन डी मैं देख रही हूँ कि बाज लोग बहुत एक्सेस में दे रहे हैं और हाइपर विटामिनोसिस डी के साइंस के साथ, क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन अगर बहुत ज्यादा दे दें तो उसके अपने इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। वाटर सॉल्युबल आप फिर भी आराम से दे सकते हैं। तो बेस्ट यही है कि एक टाइमली चेकअप करा लीजिए, और एचडी के हवाले से तो बहुत जरूरी है, जितनी जल्दी डायग्नोज हो जाए उतनी ही जल्दी इंटरवेंशन या उसकी जो भी थेरेपीज हैं, बिहेवियर थेरेपीज हैं या वट उसको स्टार्ट किया जा सकता है। जी, एनी अदर? एक्सक्यूज मी डॉक्टर आयशा, मैं जो कुछ कहने लगी थी। मैं ये कहने लगी थी उनके जवाब के लिए कि आपको यहाँ पर टेस्ट बता देंगे, आप वो टेस्ट करा लेंगी, फिर उन्हें रिजल्ट्स का आप क्या करेंगी। इसलिए आपके लिए तो बेहतर है ना कि आपका जो रेगुलर डॉक्टर है आप उससे रुजू करें। कहे मैंने ये वेबिनार अटेंड किया था, उन्होंने कहा था कि एक स्क्रीनिंग जी टेस्ट करवा लेने चाहिए हैं, तो आप मुझको स्क्रीनिंग टेस्ट करा दीजिए मेरे बच्चे के, फिर वो डॉक्टर टेस्ट कराएगी, फिर वो रिजल्ट देखेगी, फिर वो आपको बताएगी। हम तो टेस्ट बता देंगे आपको, आप वो टेस्ट करा लेंगी, फिर आप रिजल्ट्स को क्या करेंगी, फिर आप वो रिजल्ट्स लेके किसी के पास जाएंगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस इंफॉर्मेशन को लेके अपने डॉक्टर के पास जाइए और कहिए कि जी ये मैंने सीखा है, अब आप इससे निपटिए। और आप जिस शहर में हैं आपके पास जो डॉक्टर होगा आप उससे रुजू करें। ये इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज के लिए है, ताकि आप एक एजुकेटेड कंज्यूमर हो, ताकि आप अपने बच्चे के लिए एडवोकेट कर सकें, आपको पता हो कि आपने कैसे सारी जिंदगी अपने बच्चे के लिए खड़े होके बात करनी है। ये इसलिए है, वरना हम तो आपको 10 दफा टेस्ट बता देंगे कि जी ये करवा लीजिए। पाकिस्तान में तो करवाना भी बहुत आसान अच्छी बात कही डॉक्टर फरजाना। और एक और बिल्कुल एडवांटेज होता है, हम नहीं चाहते कि बच्चे को बार बार प्रिक किया जाए, तो हो सकता है वो एक आध टेस्ट कर लिए मगर उससे रिलेटेड दूसरे टेस्ट नहीं हुए हैं। बिल्कुल तो अगर आप पहले अपने कंसल्टेंट से या जिस डॉक्टर पे आपको एतमाद है उससे डिस्कस कर लें कि भाई फलाने सेमिनार में हमने सुना था कि इसकी डेफिशिएंसी, तो मैं ये टेस्ट कर, तो हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ और भी इन्वेस्टिगेशन वो ऑफर करना। तो आई ऑलवेज पर्सनली, हम लोग का प्रैक्टिस यही है कि हम अवॉइड करते हैं कि मल्टीपल प्रिक्स ना करें। आज ये टेस्ट करा लें, कल वो टेस्ट, एक ही दफा लिख लें ताकि वो एक ही दफा प्रिक हो, और फिर उसके बाद जो बच्चे में एक प्रिकिंग से डर और खौफ होता है वो भी मिनिमाइज हो जाता है। जी बिल्कुल। बिल्कुल। ये जो बिल्कुल आयशा जी मैम। ने बात की इसको मैं थोड़ा सा और वो सपोर्ट करूंगी कि हमने एक वेबिनार किया था जिसमें प्रोविंसेस, उसमें भी डॉक्टर आयशा थी हमारे साथ। उसमें केपीके से एक आए और वो वहाँ से यहाँ आए और उन्होंने अपने बच्चे को दिखाया। और मैं आपको बताऊं उनका किस्सा कि उसके उनका एक बच्चा तो ऑटिस्टिक था, उसके उसके भी मल्टीपल डेफिशिएंसीज, या जो टेस्ट मैंने करा सब में डेफिशिएंसी। और उससे जो छोटा बच्चा था वो डर रहे थे कि उसको भी ऑटिज्म ना हो। तो उसको मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री ली और मैंने कहा कि इसको तो आयरन डेफिशिएंसी लग रही है, और मैंने एहतियातन उसका जो है B12 कराया तो उसको दोनों डेफिशिएंसीज निकली। जी तो वो इतने बिल्कुल। थैंकफुल है, इतने थैंकफुल है, वो भी हो सकता है वेबिनार में हो, इतने अच्छे फादर हैं वो। जी ये बिल्कुल। वो छोटे बच्चे के लिए ऑटिज्म, मैंने कहा, भाई उसको ऑटिज्म नहीं है, उसको आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, मतलब मल्टीपल डेफिशिएंसी होती है बच्चों में। क्योंकि फीडर अगर बच्चे पी रहे हैं, ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो जब हम हाँ, बात करते हैं तब पता चलता है ना। तो ये और मैं आयरन इनसे डेफिशिएंसी चिल्ड्रन भी थोड़े स्लोनेस उनमें हो जाती है, तो आयरन हम्म, डेफिशिएंसी जब आप उसको कर लेते हैं तो उनके अंदर रिमार्केबल चेंज हो जाता है। तो बिल्कुल आपने सही कहा। जी। और चलिए तो कोई पहले अब नहीं है कंक्लूड कर लेते हैं। मेरे ख्याल में, डॉक्टर अजरा, टाइम पूरा हो रहा है, हाँ तो मैं बिल्कुल आपसे कहूंगी कंक्लूड कि करते आप हैं। इसको समराइज करके जी बिल्कुल ओवर बिल्कुल, टू अब यू टाइम डॉक्टर नहीं है साहब। हमारे पास, तो अभी अस्सलाम एक बार के वालेकुम। लिए हम अपना ग्रुप रखेंगे, आपको कुछ पूछना होता है हम जवाब देंगे। तो अब कंक्लूजन एक ये बात है मैं कि कह दिस दूं कि इज आपको अ कोई भी सवाल डिसऑर्डर, करना है। दिस इज अ डिसऑर्डर नॉट अ डिजीज। सॉरी अजरा,
तो इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसका मैनेजमेंट होगा, और जो एविडेंस बेस्ड पे हम बात करते रहते हैं, वो मैंने आखिरी मेरी स्लाइड उसी पे ही थी है ना। तो उस सब को आप लोग फोकस करें, और बस मेरा ख्याल है, आई थिंक एनफ फॉर टुडे। अस्सलाम, मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैम? मेरे ख्याल है कि अब टाइम नहीं है हमारे पास, सो सॉरी। टाइम आप नहीं अपने है, उसमें आप डाल ये दीजिएगा करें कि कि हम, चैट बॉक्स में सवाल हाँ डाल दीजिए, तो मैं किरण से और डॉक्टर अजरा से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसका जवाब वो पर्सनली दे दीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इतना कर सकते हैं, बिकॉज वी वुड लाइक टू एंटरटेन ऑल। एंड फ्रॉम माय पार्ट, थैंक यू वेरी मच अजरा फॉर not only giving me an helping hand whenever I need you, but also for joining hands with us in any collaborative work. So it's always a pleasure to be a part of your team. Thank you, Dr. थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन। हम सब एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। मैं, मेरी एक बस वो है कैरेक्टरिस्टिक है, जो बच्चे मैं देखती हूँ मैं उनके लिए दुआएं भी बहुत करती हूँ, चाहे वो थैलेसीमिया का हो या ऑटिज्म का हो। तो मेरी कोशिश ये होती है। ओके। Thank you so much, everyone. Jazakallah.